स्कूल के पहले दिन मैंने सीधे अपनी शादीशुदा क्लास टीचर को फोर्स करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी क्लास को सिर्फ यही समझा सकी कि ब्रदर जंग और नैन नाई लेक्चर जारी रखें, क्योंकि इस दुनिया में जहां लड़कियां और लड़कों से 3 जनरेशन्स पीछे हैं, लड़कों को 21 साल की उम्र में शादी करना अनिवार्य है, वरना उन्हें रैंडमली किसी स्पाउस के साथ फोर्सिबली बाइंड कर दिया जाता है। और आज ही मुझे एक मैरिज सर्टिफिकेट मिला था जिसमें मुझे एक स्पाउस के साथ बाइंड किया गया था। जब मैंने उसे खोला तो देखा कि मेरी दूसरी आधी यानी स्पाउस कोई और नहीं बल्कि मेरी क्लास टीचर लू रुवन थी। देश के नियमों के अनुसार मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमें साथ रहना पड़ता था। इसके अलावा समय समय पर स्पेशलिस्ट आकर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की जांच भी करते थे। इसलिए आज लू रुवन को मेरे साथ शिफ्ट होकर रहना था। ये सोचकर मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। लू रुवन सच में बेहद खूबसूरत थी। क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकती थी, मैं पहले अगले महीने के रेंट और लिविंग एक्सपेंसेस को लेकर परेशान था। लेकिन अचानक मेरे पिता ने बताया कि वह असल में एक बिलियनियर हैं। फिर उन्होंने सीधे मुझे लगभग 500 मिलियन वाली एक कार्ड दे दी और गुआंजा अमेरिका को 15 मिलियन ट्रांसफर करने के लिए भी कहा। दोपहर में लू रुवन की क्लास जल्दी खत्म हो गई। जब वह ऑफिस लौटी तो एक प्रोफेसर ने बताया कि उसके लिए एक कुरियर आया है। लू रुवन ने धन्यवाद कहा और अपने ऑफिस में आ गई। उसे पहले से अंदाजा था कि पैकेज के अंदर क्या है। जब उसने पैकेज खोला तो अंदर एक पतली सी लाल किताब थी। आज से लू रुवन और ननफांगमू ब्रदर ऑफिशियली एक कपल बन चुके थे। यह देखकर लू रुवन ने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि नियमों के अनुसार बाइंडिंग के बाद 5 साल तक डिवोर्स नहीं हो सकता था। उसे पूरे 5 साल इंतजार करना पड़ता और तब तक उसकी उम्र 29 साल हो जाती। इसी वजह से उसने आज क्लास में मुझे तुरंत पनिश नहीं किया। उसने मन ही मन सोचा, ये मेरा हस्बैंड है, अगर मैं इसे एक्सपेल करूं या पुलिस को बुलाऊं तो क्या मैं खुद अपने लिए मुसीबत नहीं खड़ी करूंगी। हालांकि वह अंदर से बहुत अनविलिंग थी, फिर भी नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। सामान समेटने के बाद लू रुवन अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर घर लौट गई। वह अभी सिर्फ एक इंटर्न टीचिंग असिस्टेंट थी, फुल टाइम टीचर नहीं। उसे हर महीने केवल 3,500 की सैलरी मिलती थी। इसीलिए वह पूरी मेहनत कर रही थी ताकि जल्द से जल्द फुल टाइम टीचर बन सके, क्योंकि तब उसकी सैलरी भी बढ़ जाती। जब लू रुवन घर पहुंची और दरवाजा खोला तो वह चौंक गई। लिविंग रूम में पहले से ही 2-3 सूटकेसेस और पैक्ड लगेज रखा हुआ था। उसका चेहरा लाल हो गया और वह बहुत एम्बैरेस्ड महसूस करने लगी। पापा, मैं अभी जाना नहीं चाहती। लेकिन उसके पिता ने गंभीरता से कहा, नियम तो नियम है। रिसेप्शन के 2 दिन के अंदर तुम्हारा रजिस्टर्ड परमानेंट रेजिडेंस हटा दिया जाएगा। शादी हो चुकी है, इसलिए जल्दी जाओ। फिर उन्होंने पूछा, वैसे तुम्हारा मैच किसके साथ हुआ है? लू रुवन ने धीमे स्वर में कहा, मेरे स्टूडेंट के साथ। यह सुनकर उसके माता पिता मुस्कुरा दिए। ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों दिन रात साथ रहोगे, रिलेशनशिप जल्दी डेवलप होगा। बूढ़े दंपति ने इस बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। आखिर इस तरह की स्क्रीनिंग और मैचिंग के लिए अलग नियम थे। लोग कोटा खरीदने के लिए पैसे भी खर्च करते थे, क्योंकि सभी लड़कों की शादी हो जाने के बाद भी बहुत सारी अनमैरिड विमेन बच जाती थी। इसीलिए यहाँ पॉल गामी भी सपोर्टेड थी। उसी समय एक हाई एंड अपार्टमेंट में मैं बिस्तर पर लेटा हुआ फोन पर बात कर रहा था। डैड, मेरा मतलब था कि मुझे एक स्मार्ट वॉच चाहिए थी, वो भी कुछ हजार की। आपने रिचर्ड मिल और जोकर जैसी चीजें क्यों भेज दी? उसी समय अचानक एक कॉल आया। हेलो, मैं लू रुवन बोल रही हूँ। स्कूल में छात्रों की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, इसलिए उसने मेरा नंबर ढूंढ लिया था। वह अब अपने घर पर और नहीं रुक सकती थी। उसके माता पिता लगातार उसे जाने के लिए कह रहे थे, इसलिए उसने मुझे फोन किया। मैंने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टीचर लॉ, इतनी रात को क्या हुआ? लू रुवन ने गुस्से में कहा। नाटक करना बंद करो। दिन में जो हुआ था उसका हिसाब अभी बाकी है। तुम अभी कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, मैं अपार्टमेंट के बाहर हूँ। वह कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर बोली, तुमने जो घर रेंट पर लिया था उसका क्या हुआ? मैंने कहा, सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं वहीं रहने आ गया। सरकार की तरफ से एलोकेटेड हाउस है, रेंट सिर्फ 800 पर मंथ है। असल में वह अपार्टमेंट मेरे नाम पर नहीं था, लेकिन वह रेंटेड भी नहीं था। पूरी बिल्डिंग मेरे पिता की थी। ये बात लू रुवन को नहीं पता थी। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली। कम से कम अब उसे अलग से अपार्टमेंट रेंट नहीं लेना पड़ेगा। उसने कहा, मैं अभी आती हूँ, एड्रेस भेजो, नीचे वेट करना, मैं जल्द पहुंचती हूँ। फोन कटते ही मैं थोड़ा घबरा गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू रुवन आज रात ही आ जाएगी। मैंने कमरे में फैला हुआ सामान जल्दी जल्दी एक तरफ रखा, फिर उसे लोकेशन भेज दी। इसके बाद मैंने जल्दी से कमरा साफ किया और साथ ही एक शावर भी ले लिया। आखिर हाइजीन का भी ध्यान रखना था। शावर के बाद मैंने कोट पहना और नीचे जाकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक लाला गुड्स ट्रक धीरे धीरे अपार्टमेंट के सामने आकर रुका। पैसेंजर सीट पर बैठी लू रुवन ने दूर से ही मुझे देख लिया। सच कहें तो वह मुझसे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं थी। आखिर मैं उसका स्टूडेंट था, कमजोर दिखता था, हैंडसम था और फ्यूचर भी ब्राइट था। लेकिन फिर भी उसे अजीब लगता था, क्योंकि मैं
उसका स्टूडेंट था। क्लास में वह हमेशा सख्त चेहरा बनाए रखती थी और एक टीचर की अथॉरिटी दिखाती थी, लेकिन अब वही टीचर अपने ही स्टूडेंट की पत्नी बन चुकी थी। ट्रक रुकते ही मैं जल्दी से आगे बढ़ा और सामान उठाने में मदद करने लगा। लू रुअन ट्रक से उतरी। वह थोड़ी नर्वस लग रही थी। उसने सिर हिलाकर कहा, क्लासमेट मूव। मैंने भी जवाब दिया, टीचर लॉ आप आ गई। मैं तुरंत उसका सामान उठाने में मदद करने लगा। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के कुछ लोग भी मदद के लिए आ गए। लू रुअन ने आसपास अजीब नजरों से देखा। यह जगह किसी सामान्य रेजिडेंशियल कम्युनिटी जैसी नहीं लग रही थी, ज्यादा किसी होटल जैसी लग रही थी, और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले भी जरूरत से ज्यादा एक्टिव थे। जब वह लॉबी में दाखिल हुई तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। सामान्य होटल्स की लॉबी छोटी होती है और डेकोरेशन भी साधारण होती है, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। शानदार डेकोरेशन, विशाल लॉबी और बीच में एक बड़ा एक्वेरियम, ये सब उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। जब वह कमरे के अंदर पहुंची तो सबसे पहले फ्लोर टू सीलिंग विंडो ने उसका ध्यान खींच लिया। वह खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। इस एंगल से उसने पहले कभी शहर को नहीं देखा था। वह अनायास ही बोल उठी, बहुत सुंदर है। तभी पीछे से मेरी आवाज आई, चाहे नाइट व्यू कितना भी सुंदर हो, फिर भी नियॉन लाइट्स जितनी नहीं। कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। सच कहूं तो मैं थोड़ा नर्वस था। अगर लू रुअन अचानक नाराज हो जाती तो हालात ऑकवर्ड हो सकते थे, लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत लू रुअन अचानक पलटी और बोली, ब्रोदर मू, आज तुमने हद कर दी थी। मैंने क्या किया? तुमने मुझे सीधे किस कर लिया। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, ये डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है। उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता तुमने होमवर्क किया भी है या नहीं। लाओ मैं चेक करती हूँ। मैं समझ गया कि वह जानबूझकर टीचर वाली अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रही थी, जैसे अपने स्टेटस का दबाव बनाना चाहती हो। मैंने मन ही मन सोचा, अभी तो मंडे भी नहीं आया, आज सिर्फ वेंसडे है, अब तो हम ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हैं। उसी समय लू रुअन की नजर कमरे पर गई। कमरा लोग की लग्जरी से भरा हुआ था। वह मेरी आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा सस्पिशियस हो गई। क्या यह रिच सेकंड जनरेशन है? फिर उसकी नजर मेरे बैग पर गई। बिना कुछ कहे वह सीधा वहां गई, बैग खोला और चेक करने लगी। मैंने तुरंत कहा, टीचर लू, आप मेरी प्राइवेसी इन्वेड कर रही हैं। लू रुअन ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, टीचर होने के नाते शायद मेरे पास अधिकार नहीं है, लेकिन वाइफ होने के नाते मैं तुम्हारा बैग चेक कर सकती हूँ, और टीचर होने के नाते तुम्हारा होमवर्क भी। मेरे मन में मानो 10,000 शीप दौड़ गई। मैं फ्लर्ट करना चाहता था, लेकिन उल्टा फंस गया। कुछ देर बाद लू रुअन ने होमवर्क देखा, फिर उसका चेहरा काला पड़ गया। 5,000 वर्ड पेपर में तुमने एक भी शब्द नहीं लिखा। वह सचमुच गुस्सा हो गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने अचानक लू रुअन को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। क्या हम किसी और टॉपिक पर बात कर सकते हैं? वह तुरंत स्ट्रगल करने लगी, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि मेरी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। ज्यादा मत बढ़ो। मैंने उसकी पतली कमर पकड़ ली। उसके करीब आने पर उसकी हल्की खुशबू महसूस हुई। मेरा मूड तुरंत अच्छा हो गया। मैंने धीरे से कहा, चलो जल्दी सो जाते हैं। लू रुअन ने घड़ी देखी। अभी जल्दी है, सिर्फ 10 बजे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज की रात कैसे बितानी है। लू रुअन को समझ नहीं आ रहा था कि आज की रात कैसे बितानी है। अभी कुछ देर पहले तक वह टीचर की तरह अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी वह सख्ती धीरे धीरे कम हो रही थी। उसने महसूस किया कि मैं उसकी बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा था। समय बीतता गया और देखते देखते रात काफी हो गई। कुछ देर बाद हम दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और दिन समाप्त होने लगा। अगली सुबह लू रुअन और मैं जल्दी उठ गए। वह अभी भी थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस कर रही थी। उसने मुझसे कहा, स्कूल में कोशिश करना कि हम साथ न जाएं। पहले मैं जाऊंगी, फिर तुम आना। लेकिन उसके मन में एक और सवाल लगातार घूम रहा था। उसे अब भी मेरी असली बैकग्राउंड समझ नहीं आ रही थी। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में लिखा था कि मेरे माता पिता साधारण किसान हैं, लेकिन जितना ज्यादा वह मुझे देखती उतना ही कम उसे इस बात पर विश्वास होता। उधर मैं अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड प्राइवेट गैराज में पहुंचा। वहां दर्जनों लग्जरी कार्स खड़ी थीं। पोर्श, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, पागानी, मेबैक, रोल्स रॉयस और कई दूसरी गाड़ियां। ये सब मेरे पिता ने मुझे दी थी, लेकिन स्कूल जाने के लिए मैंने सबसे लो की BMW चुनी। स्कूल के पास पहुंचते ही मेरी नजर लू रुअन पर पड़ी, जो अभी अभी वहां पहुंची थी। मैं कार लेकर उसकी तरफ बढ़ गया। गेट पर सिक्योरिटी ने मुझे रोक लिया। आसपास मौजूद कई लोगों का ध्यान हमारी तरफ चला गया। लू रुअन भी कुछ ही मीटर दूर खड़ी थी। मैंने कार का शीशा नीचे किया और कहा, सिक्योरिटी ब्रदर, मैं टीचर लू रुअन का फैमिली मेंबर हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने पहले मुझे देखा, फिर लू रुअन की तरफ देखा। स्कूल में लगभग सभी लोग इस खूबसूरत टीचर को जानते थे। सिक्योरिटी कैप्टन ने पुष्टि के लिए लू रुअन की तरफ देखा। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर हल्का सा सिर हिला दिया। सिक्योरिटी ने तुरंत गेट खोल दिया। कार के अंदर बैठते ही लू रुअन ने मुझे घूरा। मैंने कहा था ना कि मेरे साथ स्कूल मत आना। मैंने कंधे उचकाए। मैं देर से निकला था, मुझे क्या पता था कि आप इतनी धीरे चलेंगी। लू रुअन ने नाराज होकर कहा, लेकिन तुम खुद को मेरा फैमिली मेंबर क्यों बता रहे थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पार्किंग फी बचानी थी। सामने वाले मॉल में पार्किंग बहुत महंगी
रही है। हालांकि असली वजह सिर्फ उसे छेड़ना थी। मैंने कार रोकी और लू रुअन जल्दी से उतरकर चली गई। पूरा सुबह का समय सामान्य तरीके से बीता। दोपहर में मैंने उसे वीचैट पर मैसेज भेजा और साथ लंच करने के बारे में पूछा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उधर ऑफिस में एक टीचर ने अचानक पूछा, टीचर लू, सुना है आपकी शादी हो गई? ये सुनकर लू रुअन लगभग खाना खाते खाते खांस गई। वह इस विषय पर बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऑफिस के बाकी मेल टीचर्स के चेहरे देखकर साफ पता चल रहा था कि वे बेहद जेलस थे। आखिर किसी ने पूछ ही लिया, दूसरा व्यक्ति क्या करता है? लू रुअन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं ठीक से नहीं जानती, हम अभी अभी मिले हैं। थोड़ी देर बाद किसी ने फिर पूछा, क्या वह अमीर है? लू रुअन को मेरी BMW याद आ गई। उसने धीरे से कहा, शायद एक छोटा बिजनेस ओनर है। लेकिन जैसे जैसे बात आगे फैली, कहानी बदलती चली गई। कुछ ही घंटों में अफवाह फैल गई कि लू रुआन का पति एक बेहद अमीर रिच सेकंड जनरेशन है। दोपहर के बाद यह खबर पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। जब लू रुआन आखिरी पीरियड पढ़ाने क्लास में आई तो मैं पीछे की सीट पर बैठा था। मेरे बगल में बैठे एक लड़के ने धीरे से कहा, भाई कल तो तूने कमाल कर दिया। सुना है तूने टीचर लू को फोर्सफुली किस कर लिया था। पूरे स्कूल में यही चर्चा चल रही है। मैंने कुछ नहीं कहा। वह फिर बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू ज्यादा दिन बच पाएगा। क्यों? मैंने पूछा। सुना है टीचर लू का हस्बैंड कोई रिच सेकंड जनरेशन है। अगर उसे पता चल गया तो तेरी खैर नहीं। मैं बस मुस्कुरा दिया। उसे क्या पता था कि वह हस्बैंड मैं ही हूँ। उधर लू रुअन और मैं दोनों महसूस कर सकते थे कि कल की घटना पूरे स्कूल में फैल चुकी है। इसी वजह से डीन ने लू रुअन को बुलाया। उसने कहा कि ऐसे स्टूडेंट को सख्ती से पनिश करना चाहिए, जरूरत पड़े तो एक्सपेल भी कर देना चाहिए। यह सुनकर लू रुअन घबरा गई। आखिर भविष्य में उसे मेरे साथ ही रहना था। डीन को समझ नहीं आया कि वह मेरे पक्ष में क्यों बोल रही है। कुछ देर बाद डीन अपने ऑफिस लौट आया, लेकिन तभी सिक्योरिटी ऑफिस से उसका फोन आया। डायरेक्टर, टीचर लू रुअन के फैमिली मेंबर पार्किंग परमिट बनवाना चाहते हैं। डीन ने पूछा, नाम क्या है? ब्रदर मू। वह कह रहे हैं कि वह टीचर लू के कजन हैं। यह सुनते ही डीन अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। उसे लगा कि पूरा मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। उधर क्लास में लू रुअन पढ़ा रही थी। वह बार बार मेरी तरफ देख रही थी। जब आखिरी क्लास खत्म हुई तो वह नोटबुक उठाकर जाने लगी। तभी मैंने आवाज लगाई, टीचर लू। पूरी क्लास का ध्यान हमारी तरफ चला गया। कई स्टूडेंट्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कोई नया ड्रामा शुरू होने वाला है। लेकिन मैं उसके पास गया और गंभीरता से कहा, कल जो हुआ उसके लिए सॉरी, मैंने ज्यादा कर दिया था। लू रुअन ने तुरंत टीचर वाला प्रोफेशनल एक्सप्रेशन बना लिया। ये मामला यहीं खत्म करते हैं। भविष्य में अपने व्यवहार का ध्यान रखना। स्कूल और टीचर्स की उम्मीदों को निराश मत करना। मैंने लगातार सिर हिलाया। जी टीचर लॉ। फिर मैंने कहा, लेकिन अभी की क्लास में एक सवाल समझ नहीं आया, क्या मैं आपसे अकेले पूछ सकता हूँ? लू रुअन ने मन ही मन गुस्से से दांत भींच लिए। उसे साफ समझ आ गया था कि मैं अकेले बात करने का बहाना ढूंढ रहा हूँ। फिर भी वह कुछ नहीं बोली। मैं उसके पीछे पीछे पार्किंग लॉट तक चला गया। जैसे ही हम अकेले हुए, लू रुअन ने तुरंत अपना प्रोफेशनल मास्क हटा दिया। तुम सच में बहुत बुरे हो, अब पूरा स्कूल जानता है। उसने गुस्से में मेरा हाथ पकड़कर दबाया। मैंने तुरंत माफी मांगी। गलती हो गई। उस समय दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि तुम मेरी वाइफ हो। लू रुअन ने मुझे घूरा, फिर बोली, मैं घर जा रही हूँ, तुम बाद में आना। उसके बाद हम दोनों वापस अपार्टमेंट की तरफ लौटने लगे। रास्ते में खाने की बात हुई। मैंने कहा, आज बाहर डिनर करते हैं। लू रुअन को अब तक समझ आ चुका था कि मैं काफी अमीर हूँ, लेकिन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन और मेरी असली स्थिति बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। कुछ देर बाद हम अंडरग्राउंड गैराज पहुंचे। वहां खड़ी लग्जरी कार्स देखकर लू रुअन एक बार फिर हैरान रह गई। उसने मुझे गंभीरता से कहा, चाहे तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो, पैसे बेवजह खर्च नहीं करने चाहिए। सिंपल लाइफ जीना भी जरूरी है। मैंने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी। थोड़ी देर बाद मैंने उसके फोन पर 1 लाख ट्रांसफर कर दिए। पहले फूल खरीद लेना, अगर बैग पसंद आए तो वह भी ले लेना। मैसेज देखकर लू रुअन कुछ पल के लिए चुप रह गई। एक तरफ वह खुश थी, दूसरी तरफ उसे अपनी टीचर वाली पहचान की भी चिंता थी। आखिर वह और मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं थे, हम टीचर और स्टूडेंट भी थे। इसलिए उसने मुझे देखते हुए कहा, स्कूल में लो प्रोफाइल रहना, दिन में मुझे टीचर लू ही कहना, कोई तमाशा मत करना। ये कहकर उसने मुस्कुराते हुए मेरे कान पकड़ लिए। मैंने तुरंत सिर हिलाया। समझ गया टीचर लू, ये सही नहीं है। तुम्हें रात में टीचर को कॉल करने की अनुमति नहीं है। समझ गई वाइफ। मैं एक हाई एंड रेस्टोरेंट पहुंचा। मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया था, लेकिन अमीर बनने के बाद से मैं अलग अलग हाई एंड रेस्टोरेंट्स ट्राई करना चाहता था, बस कभी अरेंजमेंट नहीं किया। आखिर यह जगह कपल्स के लिए थी, इसलिए अकेले आना थोड़ा ऑकवर्ड लगता। प्रिंसेस प्लीज टेक अ सीट। मैंने लू रुअन के लिए चेयर खींची। लू रुअन मुस्कुराई और सिर हिलाया जैसे वह काफी संतुष्ट हो। उसने अच्छा परफॉर्म किया था। मैं भी बैठ गया। मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? लू रुअन ने अनजान बनने का नाटक किया। कौन सा रिवॉर्ड चाहिए तुम्हें? मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अब से दिन में मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, बस आज रात तुम मेरी बात सुनना। लू रुअन ने मुझे एक नजर से देखा। भविष्य में थोड़ा जेंटल रहना। दोनों हंसते बात करते रहे। पूरा मील 8,000 यूएन का था। लू रुअन को थोड़ा दुख हुआ। आखिर उसने कभी इतना खर्च नहीं किया था। उसके हिसाब से
इतने पैसों में बहुत सारी अच्छी चीजें खरीदी जा सकती थी। उसे तो मेरे हाथ का खाना भी इससे ज्यादा स्वादिष्ट लगता था। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद लू रुअन ने धीरे से कहा, अगली बार मैं तुम्हारी कुकिंग जरूर ट्राई करूंगी। डिनर के बाद मैं अपने प्लान के अनुसार अपनी वाइफ को पास के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में ले गया। अंदर लग्जरी गुड्स की भरमार थी। एलवी, हॉर्स लव, जानू तिनलुआन। महिलाओं को बैग्स पसंद होना स्वाभाविक है। जब लू रुअन यहाँ पहुंची तो वह खुद को रोक नहीं पाई। वह बार बार मुझसे कंफर्म कर रही थी कि क्या वह सच में एक लग्जरी बैग खरीद सकती है। वह काफी समय से ऐसा बैग चाहती थी और उसके लिए पैसे भी बचा रही थी, लेकिन सिर्फ दसियों हजार युआन खर्च करने का विचार भी उसे भारी लगता था। मैंने उदारता से कहा, जो पसंद हो वही खरीद लो। हम दोनों शॉपिंग कर रहे थे कि तभी मेरा फोन बजा। डैड, क्या हुआ? कांग्रेचुलेशन सन, तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया। तुम्हारी माँ और मैं थोड़ी देर में देखने आएंगे। और हाँ, मैं तुम्हारी अलाउंस बढ़ा रहा हूँ। अब से तुम्हें हर हफ्ते 15 मिलियन मिलेंगे। मैं चुप रह गया। और आगे अगर तुम एक और ले आए तो हर हफ्ते 5 मिलियन और बढ़ा दूंगा। मैं हैरान रह गया। मुझे पता था कि मेरे पिता अमीर हैं, लेकिन इतना अमीर होंगे ये नहीं सोचा था। फोन रखने के बाद मैं लू रुअन को लेकर सीधे AI लुई स्टोर में गया। स्टोर में कदम रखते ही लू रुआन उत्साहित हो गई। उसका पहला लग्जरी बैग मिलने वाला था। वह इस स्टोर के सामने अनगिनत बार गुजर चुकी थी और हर बार अंदर रखे बैग्स को देखती थी, लेकिन कभी खरीद नहीं पाई। अपने पसंदीदा बैग के सामने खड़ी होकर उसने पलकें झपकाई। उसने मासूमियत से मेरी ओर देखा। सच में खरीद रहे हो? मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल खरीदेंगे। इतना कहकर मैं क्लर्क को बुलाने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, लू रुअन। लू रुअन मुड़ी और आवाज की दिशा में देखा। आने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी हाई स्कूल क्लासमेट चिंगशा थी। साथ ही वह मेरी भी अच्छी फ्रेंड रह चुकी थी। दोनों खुशी से मिली, लेकिन चिंगशा अकेली नहीं आई थी। उसके पीछे लगभग 50 साल का एक मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था। शियोशा, ये हैं मेरे हस्बैंड चिंडबियाओ। चिंगशा के चेहरे पर हल्का गर्व दिखाई दे रहा था। मैं लू रुअन की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। उसका हस्बैंड 50 साल का अंकल था, इसमें घमंड करने वाली क्या बात थी? हेलो, मेरा नाम चुनदाबाओ है। चुनदाबाओ ने लू रुअन को ध्यान से देखा, जिससे वह थोड़ी असहज हो गई। उसने सिर्फ हाथ मिलाया। हेलो, मेरा नाम लू रुअन है। स्पष्ट था कि लू रुअन खुश नहीं थी, लेकिन चुनदाबाओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मन ही मन सोचा कि उसने ऐसी बहुत सी महिलाओं को देखा है। तभी चिंगशा की नजर मुंह पर पड़ी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। यंग पीपल वाकई अच्छे होते हैं। फिर लू रुअन ने परिचय कराया। ओह, ये मेरे हस्बैंड हैं, ब्रदर मू। वह लगभग कह ही देती कि मैं स्टूडेंट हूँ। वैसे भी चिंगशा स्कूल की एम्प्लॉई नहीं थी, इसलिए सच जान लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। हस्बैंड? चुनदाबाओ ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यंग मैन, बैग खरीदने आए हो? उसके बोलने का तरीका साफ बता रहा था कि वह मुझे हल्के में ले रहा था। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ। मैं ज्यादा बात करने के मूड में नहीं था। कौन सा मॉडल पसंद आया? चुनदाबाओ ने फिर पूछा। लू रुअन ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। आज नहीं खरीदते, किसी और दिन आ जाएंगे। वह समझ चुकी थी कि चुनदाबाओ के इरादे अच्छे नहीं थे, लेकिन चुनदाबाओ ने चिंगशा की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को समझने वाली नजर दी। फिर चिंगशा ने मुस्कुराते हुए पूछा, रुआन, सुना है तुम टीचर हो? हाँ। महीने में कितनी सैलरी मिलती है? 3,500 युआन। लू रुआन ने सच बताया, लेकिन इज्जत बचाने के लिए जल्दी से जोड़ दिया, मैं अभी इंटर्न हूँ, आगे सैलरी बढ़ जाएगी। फिर उसकी नजर मेरी तरफ आई। और ये हैंडसम हस्बैंड? मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है। मैंने भी सच बता दिया। चिंगशा और चुनदाबाओ दोनों अविश्वास से मुझे देखने लगे। क्या तुम्हारे पास जॉब नहीं है? फिर लग्जरी स्टोर में क्या कर रहे हो? मैं हंस पड़ा। मैं रिच सेकंड जनरेशन हूँ, मेरे घर में पैसे हैं। चुनदाबाओ जोर से हंसा। कोई रिच सेकंड जनरेशन खुद को रिच सेकंड जनरेशन नहीं कहता। उसे मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने सीधे क्लर्क से कहा, इस स्टाइल का बैग निकालिए। फिर उसने वही बैग उठा लिया जो लू रुअन को पसंद था। श्याओशा, मुझे लगता है ये बैग तुम पर भी अच्छा लगेगा। उसने बैग चिंगशा को पकड़ा दिया, फिर हमारी तरफ देखकर बोला, तुम लोग बस देख लो, परेशान मत हो। बोलते समय उसकी नजर बार बार लू रुअन पर जा रही थी। वह मुस्कुरा रहा था। पसंद है, ले लो। उसे यकीन था कि आज वह बहुत पैसा खर्च करेगा और लू रुअन पर असर डाल देगा। उसी समय मैंने सीधे एक क्लर्क को बुलाया। क्लर्क तुरंत दौड़ कर आई। सर, आपको क्या चाहिए? कुछ बैग्स खरीदने हैं। मैंने बिना ज्यादा सोचे 7-8 अलग अलग स्टाइल्स चुन ली। मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ा कि लू रुअन को वे पसंद हैं या नहीं। चुनदाबाओ और चिंगशा दोनों मुझे घूर रहे थे। चिंगशा ने व्यंग्य से कहा, रुअन, तुम्हारा हस्बैंड थोड़ा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा? आजकल के लड़के आसानी से लोन ले लेते हैं, सावधान रहना। ये कोई अच्छी सलाह नहीं थी। उसकी आवाज में ताना साफ सुनाई दे रहा था। तभी क्लर्क वापस आई। सर, कुल 10 बैग्स हुए हैं, टोटल 3,37,000 युआन। पेमेंट कैसे करेंगे? मैंने सीधे कार्ड निकालकर उसे दे दिया। कुछ सेकंड बाद पेमेंट सक्सेसफुल। क्लर्क मुस्कुरा दी, लेकिन चिंगशा और चुनदाबाओ दोनों स्तब्ध रह गए। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर चिंगशा बोली, ये
ये तो पेरेंट्स द्वारा हाउस डाउन पेमेंट के लिए दिए गए पैसे होंगे, है ना? हाँ, जरूर ऐसा ही होगा। फिर उसने मुझसे पूछा, ब्रदर मू, इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं कि तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो? वह लगातार सवाल पूछती जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि मैंने ऑनलाइन लोन लिया होगा। मैंने वही जवाब दोहराया, मैंने पहले ही कहा था मैं रिच सेकंड जनरेशन हूँ। ये मेरे पेरेंट्स के मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, बस उनकी मेहनत की कमाई थोड़ी ज्यादा है। मेरी बात सुनकर चिंगशा और भी असंतुष्ट हो गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा लड़का उससे छोटा, हैंडसम और अमीर था, और उसके बगल में खड़ा उसका हस्बैंड पहले से ही 50 साल पार कर चुका था। तुलना होते ही उसके अंदर का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और बढ़ गया। यंग मैन, बढ़ चढ़कर बातें करना अच्छी आदत नहीं है। चुंदाबाओ अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसकी नजर में मैं बस एक साधारण इंसान था। हालांकि मैं सड़क पर सामान बेचने वाला नहीं था, लेकिन मेरे कपड़े भी साधारण थे, एक एक पीस सिर्फ 200 से 300 युआन के। तभी मैंने अपनी स्लीव ऊपर की। मैं सच में रिच सेकंड जनरेशन हूँ। मैंने अपनी रिस्ट वॉच दिखाई। मेरे डैड के हाउसकीपर ने कहा था कि इसकी कीमत लगभग 3 मिलियन युआन है। मुझे ठीक से नहीं पता, शायद आसपास ही होगी, मैंने कैजुअली कहा। इस बार चुनदाबाओ कुछ नहीं बोल पाया। उसे यह वॉच पहचान में आ गई थी। चिंगशा भी चुप हो गई। उसका हाथ जो चुनदाबाओ की बाह पकड़े हुए था, धीरे धीरे नीचे सरक गया। तुम्हारी वॉच 3 मिलियन युआन की है? लू रुअन भी शौक में थी। मैंने कहा, कल तुमने मेरे पास जो वॉचेस देखी थी, उनमें से कई इससे भी सस्ती थी। इस कैबिनेट वाली वॉचेस लगभग 5 लाख से 2.5 मिलियन युआन के बीच की है। मैंने इसे ऐसे कहा जैसे कोई साधारण बात हो, लेकिन सच तो यह था कि मैं भी पहले ऐसा ही रिएक्ट करता। जब मुझे पता चला था कि मेरे पेरेंट्स इतने अमीर हैं, मेरा एक्सप्रेशन भी लगभग लू रुअन जैसा ही था। इस समय लू रुअन के दिमाग में दो आवाजें लड़ रही थीं। एक थी डिजायर, दूसरी थी फियर। मैं कोई मेटीरियलिस्टिक लड़की नहीं हूं। मुझे दूसरों की नजरों में नहीं गिरना चाहिए। मैं गलती नहीं कर सकती। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने मन में तय कर लिया कि वह मुझे बैग्स वापस करने के लिए कहेगी, लेकिन वह बैग उसे सच में बहुत पसंद था। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, मैंने कई बैग्स उठाकर उसके हाथों में रख दिए। ट्राई करो, कैसे लग रहे हैं? पसंद है? लू रुअन ने नीचे देखा। अभी कुछ पल पहले वह तय कर चुकी थी कि उसे मेटीरियलिस्टिक नहीं बनना, लेकिन अब उसकी आंखें चांद की तरह मुड़ गईं। वह मुस्कुरा उठी। पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। लव यू हस्बैंड। इतना कहकर उसने मेरे गाल पर किस कर दिया। दूसरी तरफ चुनदाबाओ अब सिर्फ वहां से निकलना चाहता था। उसके पास पैसा था, लेकिन मेरे पास उससे ज्यादा पैसा था, और मैं उससे कहीं ज्यादा जवान था। कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। चलो, चुनदाबाओ ने जल्दी से कहा। चिंगशा ने निराश होकर सिर हिलाया। मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं नहीं चाहता था कि वे मेरे पास फिर आए। मैंने क्लर्क से कहा, इन बैग्स को मेरे रेजिडेंस पर डिलीवर कर दीजिए। फिर मैं लू रुअन को लेकर दूसरे स्टोर्स देखने चला गया, लेकिन लू रुअन ने अपना पसंदीदा बैग कंधे पर टांग लिया था। वह उसे बार बार हाथ से छू रही थी। उसके चेहरे पर प्यार साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद हमने और भी कई लग्जरी स्टोर्स देखे, एलवी बैग्स, कार्डियर वॉचेस और बहुत सारी चीजें। मैंने काफी कुछ खरीद लिया। लू रुआन इतनी शौक हो चुकी थी कि प्राइसेस देखना भी छोड़ दिया था। उसका मुंह लगभग खुला रह गया। तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से? मैंने बेबस होकर कहा। कितनी बार बताऊं, सब मेरे डैड का है। फिर मैंने खुद को सुधारा। नहीं, अब मेरा है, डैड ने मुझे दिया है। हम दोनों शॉपिंग करते करते थक गए। इतनी लग्जरी गुड्स थीं कि उन्हें उठाना मुश्किल था, इसलिए क्लर्क्स ने सब सामान अपार्टमेंट के फ्रंट डेस्क पर भेजने की व्यवस्था कर दी। ब्रदर मू, लू रुआन एक नरम बिल्ली की तरह मेरे पास सिमट गई। तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। मैंने झुककर उसके माथे पर किस किया। तभी अचानक लू रुआन का चेहरा बदल गया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और जल्दी से आगे बढ़ गई। उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसी समय बगल से एक और आवाज आई, टीचर लू। मैंने मुड़कर देखा। वहां उसकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स खड़े थे, और उनमें जियांगमिन भी था। मैं हैरान हो गया। जियांगमिन, तुमने तो कहा था कि रात में लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हो। जियांगमिन हंस पड़ा। और आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि घर पर पढ़ाई करेंगे। तो क्या ये मॉल आपका घर है? मैं भी हंस दिया। असल में ये मॉल सचमुच मेरा ही घर जैसा था। सब लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। टीचर लू, एक लड़की ने फिर आवाज लगाई। लू रुअन समझ गई कि अब देखा करना संभव नहीं है। वह मुड़ी और हैरानी का नाटक करते हुए बोली, अरे तुम लोग भी यहाँ हो? सच कहें तो उसकी एक्टिंग बहुत खराब थी। वह आगे बढ़ी और सबको हेलो कहा। मैं भी पास खड़ा रहा। सबने शिष्टाचार में एक दूसरे का अभिवादन किया। तभी लू रुअन ने मेरी तरफ देखा। ब्रोदर मू, आप भी यहाँ हैं? मैं हंसी रोकते रोकते मर गया। मैं तो काफी देर से उसके साथ था। तभी ली नाम की लड़की धीरे से बोली, टीचर लू, ब्रदर मू तो अभी आपके साथ ही थे। फिर उसने मुझे देखकर धीरे से याद दिलाया। वह ऐसे इंसान नहीं है। मैंने तुरंत जवाब दिया, ल्यू, तुम्हें लगता है
मैं सुन नहीं सकता? टीचर लू और मेरे बीच काफी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। उन्हें मेरी हर आदत पता है। मेरे शब्दों का असली मतलब सिर्फ लू रुअन समझ सकती थी। उसके कान तक लाल हो गए। वह तुरंत टॉपिक बदलना चाहती थी। आज थर्सडे है, मंडे को मैं तुम्हारे पेपर्स चेक करूंगी। सबने लिख लिए? कुछ स्टूडेंट्स तुरंत चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। सिर्फ मैं अब भी मुस्कुरा रहा था। लू रुअन ने मुझे घूरा। तुम अभी भी हंस रहे हो? तुमने तो एक शब्द भी नहीं लिखा। हंसी किस बात की आ रही है? मैंने तुरंत सिर झुका लिया। सॉरी टीचर लू। फिर उसकी नजर उसके कंधे पर लटके बैग पर गई। मैंने कहा, वो बैग मैंने ही खरीद कर दिया है। अभी कुछ देर पहले जो प्यारी बिल्ली थी, अब फिर स्ट्रिक्ट टीचर बन चुकी थी। चलो हम निकलते हैं। जियांग मिंग ने माहौल समझ लिया। वह तुरंत पीछे हट गया। मैंने भी कहा, तुम लोग जाओ, हमारा रास्ता अलग है। सब स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। चलते हुए जियांग मिंग बोला, टीचर लू जब गुस्सा होती है तो बहुत डरावनी लगती है। बाकी सब ने सहमति में सिर हिलाया। फिर लियू ने पूछा, लेकिन टीचर लू को कैसे पता कि ब्रदर मू ने एक शब्द भी नहीं लिखा? दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के जाने के बाद लू रुअन जल्दी से मेरे पीछे आई। तब तक मैं मॉल से बाहर निकल चुका था। मेरे चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी। लू रुअन ने तुरंत अपना दूसरा रूप धारण कर लिया। वह फिर से नरम और प्यारी हो गई। सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। डियर हस्बैंड, नाराज मत हो। एक ही दिन में लू रुअन ने दो अलग अलग चेहरे दिखा दिए थे। दिन में स्ट्रिक्ट टीचर और मेरे सामने प्यारी वाइफ। रात को अपार्टमेंट लौटने के बाद कमरा बैग्स और लग्जरी गुड्स से भरा हुआ था। लू रुअन उन्हें देखकर बेहद खुश थी। मैंने समय देखा, काफी देर हो चुकी थी। मैंने उसे देखा, रुअन बाद में ओबीडियंट रहना। रात धीरे धीरे बीत गई। अगली सुबह फ्राइडे। मेरी सुबह कोई क्लास नहीं थी। मैं अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। लू रुअन तैयार हो रही थी। वह झुककर शूज पहन रही थी। साथ ही उसने अपना नया बैग भी ले लिया था। मैंने आंखें खोली। मेरे सामने उसका खूबसूरत बैक व्यू था। उसकी वेस्ट और हिप्स की लाइन बेहद आकर्षक लग रही थी। वह शूज पहन रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह तुरंत मुड़ी। अरे, मुझे अभी काम पर जाना है। लगभग 15 मिनट बाद लू रुअन BMW 7 की कीज लेकर नीचे चली गई। आखिर उसकी टांगें थोड़ी कमजोर थीं और पैदल जाना मुश्किल था, इसलिए वह कार लेकर गई। उसे ड्राइविंग लाइसेंस लिए 3-4 साल हो चुके थे, लेकिन उसने कभी वास्तव में कार नहीं चलाई थी। मैं अभी भी बेड पर फोन चला रहा था। तभी एक मैसेज आया, नेशनल मैरिज मैचिंग ब्यूरो। में चौंक गया। इतनी जल्दी फिर से? मैं सीधा बैठ गया और मैसेज खोला। मैसेज में लिखा था, डियर मिस्टर मू, नेशनल मैरिज मैचिंग ब्यूरो की ओर से बधाई। आपको एक और मैचिंग अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है। इस बार को छोड़कर आपके पास अभी भी 9 मैचिंग अपॉर्चुनिटीज शेष हैं। इस महीने की पहली तारीख को आपको 100 मैचिंग कैंडिडेट्स रिकमेंड किए जाएंगे, जिनमें से आप स्वतंत्र रूप से चयन कर सकते हैं। मैंने जानकारी चेक की। लू रुअन पहले से ही मेरी इंफॉर्मेशन से बाइंड थी, इसलिए उसकी डिटेल्स दिखाई दे रही थी। बेशक ये केवल वर्तमान समय की इंफॉर्मेशन थी। मैंने आज रिकमेंड की गई 100 महिलाओं की लिस्ट देखी। सभी लगभग मेरी ही उम्र की थी, लेकिन किसी ने भी मेरा विशेष ध्यान आकर्षित नहीं किया। हालांकि कुछ लड़कियों ने खुद पहल करके मुझे कांटेक्ट किया था, लेकिन सच कहूं तो लू रुअन से तुलना करने के बाद मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं लगी। वे मुझे बहुत साधारण लगी। कुछ देर बाद मैं अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर बने जिम में गया। आमतौर पर मैं जिम नहीं जाता था। मैं ज्यादातर बास्केटबॉल खेलकर ही शरीर बनाता था, इसलिए जिम के कई इक्विपमेंट इस्तेमाल करना भी नहीं जानता था। तभी एक फीमेल कोच मेरे पास आई। हेलो हैंडसम गाय, उसने उत्साह से मेंबरशिप रिकमेंड करनी चाहिए। मैंने सिर हिलाया। मैं यहाँ ज्यादा नहीं आता, जरूरत नहीं है। मैंने एक ट्रेडमिल चुनी और एक्सरसाइज शुरू कर दी। कुछ देर बाद पीछे से बातचीत की आवाजें आने लगी। मैंने मुड़कर देखा। एक शॉर्ट हेयर्ड लड़की योगा क्लोथ्स पहने हुए थी। वह इतनी हैंडसम और आकर्षक थी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसने टॉवल ट्रेडमिल पर रखा और मेरे बगल वाली ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू कर दिया। मैं लगभग संतुलन खो बैठा। इतनी खूबसूरत लड़की, उसकी नजरें ठंडी थी। वह पूरी तरह रनिंग पर ध्यान दे रही थी। उसी समय एक और लड़का उससे बात करने आया, हेलो। लेकिन लड़की ने बहुत छोटे जवाब दिए। उसने बातचीत तुरंत खत्म कर दी। फिर भी वह लड़का हार नहीं माना। वह लगातार बातें करता रहा। मैं कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरी एनुअल सैलरी 5 लाख है। लड़की ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर वह लड़का शर्मिंदा होकर चला गया। कुछ देर बाद लड़की ने महसूस किया कि मैं उसे देख रहा हूँ। वह मेरी तरफ मुड़ी। कोई समस्या है? उसे लगा मैं भी उसी तरह बात शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए उसका एटीट्यूड ज्यादा अच्छा नहीं था। मैंने सच सच कहा, कोई समस्या नहीं, बस आप बहुत सुंदर हैं। मैंने बिल्कुल नहीं छिपाया। लड़की चौंक गई। क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा रूड है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, रूड तो है, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा। क्या आप कहीं और जाकर दौड़ सकती हैं? वरना मैं खुद को आपको देखने से नहीं रोक पाऊंगा, मैंने पूरी ईमानदारी से कहा। लड़की कुछ पल के लिए चुप रह गई। ये पहली बार था जब किसी ने इतनी सीधी बात कही थी और साथ ही उसकी तारीफ भी कर दी थी। आखिर उसने टॉवल उठाया और दूसरी ट्रेडमिल पर चली गई। मैंने तुरंत आंखें बंद कर लीं और पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। इतनी तेजी से दौड़ा कि आस पास के लोगों का ध्यान मेरी तरफ चला गया। कुछ लड़कियां मुझे
मुझे देखकर हंस भी रही थी। कुछ मिनट बाद ऐसा लगा जैसे हजारों किलोमीटर दौड़ चुका हूँ। मैं जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। तभी वही शॉर्ट हेयर्ड लड़की वापस आई। उसने मुझे पानी की एक बॉटल दी। कृपया मर मत जाना। थैंक्स। मैंने पानी ले लिया, फिर कहा, कृपया मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, मैं आपको नहीं देखना चाहता, आप बहुत सुंदर हैं। लड़की एकदम चुप रह गई। उसे समझ नहीं आया कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ या सच में शिकायत। फिर उसने हाथ बढ़ाया। मेरा नाम लिन मोयू है। वह हंस रही थी। तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। मैंने भी हाथ मिलाया। मेरा नाम ब्रदर मू है। फिर मैंने पूछा, इस पानी की कितनी कीमत है? मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। लिन मोयू ने हाथ हिलाया। जरूरत नहीं। फिर उसने अपना बैग उठाया और बाहर चली गई। पार्किंग लॉट में पहुंचकर उसने ब्लैक राइडिंग सूट पहना। एक ब्लैक मोटरसाइकिल उसके पास खड़ी थी। वह उस पर बैठी, इंजन गरजा और अगले ही पल लिन मोयू वहां से चली गई। दोपहर 1:30 बजे मैं कोएक्सेक चलाकर स्कूल के सामने वाले पार्किंग लॉट में पहुंचा। BMW 7 लू रुअन ले गई थी, इसलिए अब मुझे दूसरी कार चलानी पड़ी। 20 मिलियन युएन से ज्यादा कीमत वाली कोएक्सेक पार्क करने के बाद भी मुझे दुख हो रहा था, क्योंकि पार्किंग फी 5 युएन प्रति घंटा थी। जब मैं क्लासरूम में पहुंचा तो आज लू रुअन गेस्ट लेक्चर के लिए नहीं आई थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ अजीब था। अब जबकि वह नहीं थी, मुझे उल्टा थोड़ा नर्वस महसूस होने लगा। शायद इसलिए कि मैं डर रहा था कि कहीं वह अचानक मेरा नाम लेकर खड़ा न कर दे। तभी जांगमिंग मेरे पास झुककर बोला, ब्रदर मू, एक बात बताऊं? सुना तुमने? टीचर लू आज सुबह BMW 7 चलाकर आई थी। सुना है उनके हस्बैंड ने गिफ्ट की है। उसने नोटबुक खोली और फुसफुसाते हुए कहा, यह बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है। जब से सबको पता चला है कि वह शादीशुदा है, कई लोग अपने पतियों को मारना चाहते थे। मुझे सच में नहीं पता कि कौन था। मैं तो बहुत लकी हूं कि बच गया। तुम ऐसा सोचते हो? मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हें इतनी परवाह भी नहीं है। ओल्ड टीचर, चलिए क्लास में चलते हैं। जियांग मिंग ने मेरी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, इस आदमी ने फायदा उठाकर अपना ऑफिशियल पोजीशन बेच दिया। उसने बस अपने परिवार को और मजबूत कर लिया। इस मामले में ये बिलोंग। क्या तुमने जानबूझकर टीचर लू को कल झांकने नहीं दिया था? ये इलीगल है, लेकिन तुम्हें महसूस नहीं होता। तुम सच में नहीं चाहते थे कि टीचर लू कल झांके, है ना? हम कोई इलीगल काम नहीं कर सकते। जियांग मिंग लगातार बोलता रहा। उसे सुनकर मैं भी परेशान हो गया। मैंने सीधे उसे इग्नोर कर दिया। पूरा दोपहर मैंने ध्यान से क्लास सुनी। मुझे लू रुआन दिखाई नहीं दिया। मैं उसे थोड़ा मिस भी कर रहा था। आखिरी क्लास खत्म हुई। मैंने वीचैट पर मैसेज भेजा और हम दोनों ने कार में मिलने का तय किया। अरे, जैसे ही कार में बैठे तुमने ऐसा क्यों किया? हम दोनों कार की पिछली सीट पर बैठे थे। मैंने लू रुअन को अपनी बाहों में कैद कर लिया। मैं कुछ और करना चाहता था। मैंने तो अभी इंटर्नशिप शुरू की है। देखो, मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ? लेकिन लू रुअन ने जवाब नहीं दिया। वह बस बोलने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ हटा दिया। फिर मैंने अनिच्छा से अपना हाथ उसके कॉलर से बाहर निकाला। मैं विन के हाथों की खुशबू सूंघते हुए उसकी तारीफों से भर गया। लू रुअन गंभीर हो गया। तुम्हारे परिवार की परिस्थितियों के अनुसार तुम बिजनेस शुरू कर सकते हो या अपनी ही कंपनी में इंटर्न बनकर काम कर सकते हो। तुम्हारे माता पिता किसान तो नहीं हो सकते। बताओ, खेती करके कौन लग्जरी कार्स खरीद सकता है? पहले मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत स्पष्ट था। मैं किसी बड़ी फैक्ट्री में मेहनत करके कुछ पैसे कमाना चाहता था, लेकिन अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और इंटरनेट से ही बहुत पैसा आ रहा है। मैं फिर से उलझन में पड़ गया। ओह हाँ, वैसे आज किसी ने तुम्हें BMW चलाते हुए देखा। मैं स्कूल में उसी से आया था, मुझे पता है। लेकिन सुबह एक्सरसाइज के बाद मैं सच में पैदल नहीं चल सकता था। लू रुअन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। मेरे पास कोई ऑर्डिनरी कार नहीं है, तो अभी यही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पनामेरा तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल है। भविष्य में वही चलाना। उस कार का अपीयरेंस लड़कियों में बहुत पॉपुलर है। बेशक लू रुअन भी यह जानता था। उसके दिल के दो छोटे मॉन्स्टर्स फिर से जाग चुके थे। वह चुपचाप हार गया। फिर भी उसने चिंता से पूछा, मैं लो की रहना चाहता हूँ, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं थोड़ा और लो की रहूं? मैंने जवाब दिया, मैं तो पहले से लो की हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। किसी को नहीं पता कि वो मैं था। जहाज तो पहले ही निकल चुका है, तो फिर उन्हें दिखाई दो। हम दोनों अभी भी कार की पिछली सीट पर बैठे थे। मैंने लू रुआन को बार बार चूम लिया। उसी समय जब हम दोनों इस पल में डूबे हुए थे, एक कार धीरे धीरे पास से गुजरी। डीन ने सामने खड़ी BMW को देखा। उसे आज स्कूल में फैली अफवाह याद आई कि यह लू रुअन की कार है। डीन ने खिड़की नीचे की ओर ध्यान से अंदर देखा। अंदर लोग बैठे थे। लू रुआन और लू रुअन के साथ मैं। वो ब्रदर मू है ना? क्या वो दोनों कजिन नहीं है? एक पल में डीन का CPU ही क्रैश हो गया। ये आखिर चल क्या रहा है? अपार्टमेंट लौटने के बाद हम दोनों फिर से धीरे धीरे एक दूसरे को चूमने लगे। हम अभी एलिवेटर में ही दाखिल हुए थे कि पीछे से जल्दी जल्दी कदमों की आवाज आई। रुको जरा। एक छोटी बालों वाली लड़की बिजनेस अटायर पहने हुए दौड़ती हुई आई और दोनों हाथों से एलिवेटर का गैप रोक कर अंदर आ गई। मैं तुरंत
चौंक गया। ये तो लिन मयू है, उसी दिन वाली। आज उसने प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था और ब्लैक रिम्ड ग्लासेस लगाए हुए थे। लिन मायू और लू रुअन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने 16th फ्लोर का बटन दबाया। कितनी सुंदर है। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैं उसे पहचानता ही नहीं हूँ और एलिवेटर के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड को देखने लगा। कुछ देर बाद लिन मायू और लू रुअन ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। फिर लिन मायू ने पूछा, आप भी 16वीं फ्लोर पर रहती हैं? लू रुअन की आंखें बड़ी हो गईं। हाँ, और आप भी? इस तरह दोनों लड़कियां बातचीत करने लगीं। आप क्या करती हैं? मैं चिनबे यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ। वाह टीचर, कमाल है। फिर उसने लू रुअन की तरफ इशारा किया। ये मेरी स्टूडेंट है और मेरी तरफ देखते हुए बोली, और ये मेरे हस्बैंड हैं। लू रुअन लगभग फिर से सच बोल बैठी थी। लिन मायू ने मेरी तरफ देखा। मैं अभी भी ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं उसे नहीं जानता। वह मुस्कुरा कर बोली, ब्रदर मू, आप मुझे पहचान नहीं रहे? मैंने एडवर्टाइजमेंट को ही घूरना जारी रखा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये भी 16वीं फ्लोर पर रहती है? क्या संयोग है। इस हाई एंड अपार्टमेंट में प्राइवेसी बहुत अच्छी थी। 4 अपार्टमेंट्स और 2 एलिवेटर्स। इसका मतलब था वह हमारे ठीक सामने रहती थी। ब्रदर मू, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? लू रुअन ने देखा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा। तब उसने मुझे याद दिलाया। लिन मायू मुझे देख रही थी। उसे लगा कि शायद वह मुझसे छोटी है, इसलिए वह हर बार मुझे ब्रदर कह रही थी। आखिर मैंने मुड़कर कहा, अरे ये तो सिस्टर लिन है। लेकिन मैं उसका पूरा नाम कुछ पल के लिए भूल गया, जिससे मैं थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करने लगा। लिन मयू ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक शानदार मुस्कान दी। आखिरकार पहचान लिया। फुर्सत मिले तो मेरे घर खेलने आना। फिर वह एक ऐसी मुस्कान छोड़कर चली गई जिसे कोई भी आसानी से नहीं भूल सकता था। जब वह चली गई, लू रुअन उत्साहित होकर बोली, ब्रदर मू, वो लड़की बहुत सुंदर है और बहुत हैंडसम भी लगती है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में मुझे भी मानना पड़ा। लिन मायू सच में बहुत सीधी और खुलकर बोलने वाली लड़की थी, खासकर उसके टाइगर टीथ, जिससे उसकी मुस्कान थोड़ी शरारती लगती थी। आज उसके बाल और भी छोटे थे। उस दिन वे कानों तक सीधे थे। इसी बीच लू रुअन ने मेरा कान मरोड़ दिया। किस बात का इतना ध्यान रख रहे हो? लू रुअन ने आज अपना पूरा हुनर दिखाया और कई स्पेशल डिशेस बनाई। आज साथ समय बिताने के बाद वह बहुत संतुष्ट थी। कम से कम मेरे स्टूडेंट होने की पहचान को छोड़कर बाकी सब कुछ उसके स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता था। खाना खत्म करके लू रुअन पहले ही उठ गई। वह डेस्क के पास बैठी कंप्यूटर चालू किया और काम संभालने लगी। लेकिन उसने मुझे याद दिलाना नहीं भूला, ब्रदर मू, कल सैटरडे है, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अपना पेपर लिखना मत भूलना। मैं चिकन लेग खाते हुए और कोक पीते हुए मजे से झोंगी देख रहा था। ये सुनकर तुरंत परेशान हो गया। क्या मुझे 2 दिन की ग्रेस पीरियड मिल सकती है? आखिरकार छुट्टी तो मिली है। लेकिन लू रुअन ने बिना किसी झिझक के मना कर दिया। नहीं, ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे हस्बैंड हो तुम्हें होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर मंडे को मुझे तुम्हारा होमवर्क नहीं मिला तो अगले हफ्ते तुम मंक बन जाना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू रुअन काम को लेकर इतनी सीरियस होगी। अभी अभी प्यार का स्वाद चखा था और अब 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ने वाला था। और कुछ कहे बिना मैंने कंप्यूटर निकाला, लू रुअन के सामने बैठ गया और पेपर लिखना शुरू कर दिया। अच्छी बात यह थी कि मेरी फाउंडेशन काफी मजबूत थी। मैं 5000 वर्ड्स जल्दी लिख सकता था। 1.5 घंटे बाद 2800 वर्ड्स पूरे हो चुके थे। बस आखिर में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। टीचर लू, क्या आप देख सकती हैं मैंने जो लिखा है? क्या इसे ऐसे लिखना चाहिए? मैं पूरी तरह पेपर में डूब गया था। लू रुअन भी एक जिम्मेदार टीचर की तरह मेरी मदद करने लगी। उसने कुछ देर मेरा मार्गदर्शन किया। आखिरकार रात 10:30 बजे तक सब पूरा हो गया। लू रुअन ने मेरा कंप्यूटर लिया और पेपर पढ़ा। फिर मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा लिखा है, बस कुछ छोटी चीजें बदलनी होंगी, मंडे को मुझे दे देना। ये कहते ही लू रुअन हंस पड़ी। हम दोनों कुछ क्षणों के लिए चुप रह गए। मैं मुस्कुराया और पूछा, वैसे टीचर, आप नहीं चाहती कि आपके सीनियर्स को हमारे बारे में पता चले, है ना? हाँ। उसी समय बिल्कुल गलत वक्त पर फोन बज उठा। मैंने देखा कॉल जियांग मिंग की थी। ब्रदर मू, कल चलो ड्रिंक करने चलते हैं। मैंने जाओ ची और हमारी स्कूल की कुछ लड़कियों को बुलाया है। मुझे मानना पड़ा, जियांग मिंग सच में अच्छा दोस्त था। वह कभी अकेले मजे नहीं करता था। कितने बजे? मैं उठकर टॉयलेट की तरफ चला गया और बात करने लगा। दोपहर 11:30 बजे। 3 लड़के, 200 युएन पर पर्सन, लड़कियां फ्री। ठीक है, मैंने हामी भर दी। उस समय लू रुअन अभी भी काम कर रही थी। कल मिलते हैं, मैंने जवाब दिया और फोन रख दिया। फिर मैंने मन ही मन हिसाब लगाया। मेरे पास अभी भी 10 चांसेस बाकी थी। मुझे इनिशिएटिव लेना होगा। मैं सिर्फ लक पर निर्भर नहीं रह सकता। हर बार मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी कि लू रुअन जैसी लड़की मिल जाए। अगर अगली बार कुछ गलत हो गया तो मुझे नुकसान खुद ही सहना पड़ेगा। मैं वापस आया और लू रुअन से कहा, कल दोपहर जंग मिंग और बाकी लोग गैदरिंग पर जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। लू रुअन ने कुछ नहीं कहा। उसने सीधे मुझे 20,000 युएन ट्रांसफर कर दिए। जो पसंद हो
खरीद लेना। मैं चौंक गया। लूरुअन ने वीचैट देखा, उसे फिर से ट्रांसफर मिला था। क्या तुमने अभी मुझे 1 लाख युएन नहीं दिए थे? मैं इतना खर्च ही नहीं कर सकती। अब वह मुझ पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर होने लगी थी। मैंने सोचा था कि रात 11 बजे तक बचत करूंगा, लेकिन आखिरकार मुझे लू रुअन को पैसे एक्सेप्ट करने के लिए मनाना पड़ा। शनिवार सुबह 9 बजे लू रुअन नीचे जाकर ब्रेकफास्ट खरीद लाई। मुरुओ उठ जाओ, उसकी नरम आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं अभी भी नहीं हिला। लू रुअन चुपचाप मेरे पास लेट गई। वह इस बड़े लड़के को देखती रही और खुद को रोक नहीं पाई। वह थोड़ा आगे झुकी, चुपके से मुझे किस करना चाहती थी। उसी समय मैं अचानक जाग गया। मेरे होंठ हल्के से उठे और मैंने सीधे लू रुअन को किस कर लिया। तुम अभी तक जागे नहीं थे? लू रुअन घबरा गई। टीचर लू, आप इतनी पास थीं कि आपकी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी, और जैसे ही मैंने आंखें खोली, सामने आपका सुंदर चेहरा था। वो बस एक रिफ्लेक्स किस था। दोपहर में मैं सीधे जीन मिंग के बताए हुए स्थान पर पहुंचा। जीन मिंग और झोची पहले से वहां मौजूद थे। मैंने दोनों को देखकर हाथ हिलाया, उन्होंने भी जवाब दिया, लेकिन अंदर जाते समय मैंने देखा कि उनके पीछे एक कार खड़ी थी। मैंने पूछा, ये कार किसकी है? झाओची ने चाबी घुमाते हुए कहा, मेरे दोस्त की है, 2 महीने के लिए रेंट पर ली है। आज तुम दोनों को दिखानी थी। हम बात कर ही रहे थे कि कुछ लड़कियां वहां आ गईं। वो शाओएक्जिन है? चान मिंग ने धीरे से कहा। झाओची उसे स्कूल के पहले दिन से पसंद करता है। फिर उसने बाकी लड़कियों की तरफ इशारा किया। इनमें से हर एक किसी न किसी की पसंद है। मैं इन तीनों लड़कियों को नहीं जानता था। स्पष्ट था कि मैं इस सर्कल का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनमें से एक लड़की खास तौर पर सुंदर थी, इतनी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। तभी जीन मिंग अचानक बोला, खत्म हो गया? मैंने हैरानी से पूछा, क्या खत्म हो गया? उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, बा मुयुन, 4 बड़ी ब्यूटीज में से एक। मैं अभी भी नहीं समझा। जान मिंग ने जल्दी से समझाया, स्कूल की 4 सबसे फेमस ब्यूटीज। बाकी तीनों के पहले से बॉयफ्रेंड हैं, सिर्फ बा मुयुन अभी सिंगल है। मैंने कहा, तो ये तो अच्छी बात है। जान मिंग तुरंत बोला, अच्छी बात? तुम जानते हो उसके पीछे कौन कौन पड़ा है? सारे रिच सेकंड जनरेशन। उन्हें स्पोर्ट्स कार्स में पिक और ड्रॉप किया जाता है। हम 600 युएन खर्च करके लंच कर रहे हैं, और वो लोग करोड़ों के सपने देख रहे हैं। जीन मिंग अपनी लिमिट्स अच्छी तरह जानता था। ब्यूटीफुल तो है, लेकिन हमारी पहुंच से बाहर है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। प्रोदरमू, अगर बा मुयुन तुम्हें पसंद कर ले तो बात अलग है। आखिर तुम हैंडसम तो हो, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मैं हंस दिया। तभी वे लड़कियां हमारे पास आ गईं। उनमें सबसे आगे बा मुयुन थी। उसका एक्सप्रेशन शांत था, चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। वह धीरे धीरे हमारी तरफ चली आई। हेलो, सबने एक दूसरे का परिचय दिया। कुछ सामान्य बातें हुई। अचानक बामुयुन ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम पमुयुन है, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसकी पहल देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने भी हाथ मिलाया। वह सच में बेहद सुंदर थी। स्टैंडर्ड ओवल फेस, लंबे काले बाल, आंखें साफ और आकर्षक, और उसकी स्लिम वेस्ट उसे और भी आकर्षक बनाती थी। जान मिंग और जाओ ची भी चौंक गए। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बा मुयून आमतौर पर किसी से इतनी फ्रेंडली नहीं होती थी। मैंने हाथ मिलाया, लेकिन कुछ सेकंड बाद भी उसने हाथ नहीं छोड़ा। मैंने हल्के से कहा, क्लासमेट बा, अब आप मेरा हाथ छोड़ सकती हैं। तभी उसे एहसास हुआ। उसने जल्दी से हाथ छोड़ दिया। सॉरी, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सोचा, ये पहली मुलाकात है, इतनी इनिशिएटिव क्यों ले रही है? जीन मिंग को थोड़ा पछतावा होने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि बा मुयुन मेरे प्रति इतनी उत्साहित होगी। तभी एक लड़की ने पूछा, ये कार किसकी है? मैं कुछ कहता उससे पहले झाओ ची ने बात पकड़ ली। मेरे भाई की है। फिर वह दिखावा करते हुए बोला, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पेरेंट्स ने खरीद दी। मैं वैसे ज्यादा ड्राइव नहीं करता। शाओएक्जिन का चेहरा लाल हो गया। उसने जाओ ची का हाथ पकड़ लिया। फिर बाद में हमें घर छोड़ दोगे ना? ये लगभग ओनरशिप जताने जैसा था। जो ची बहुत खुश हो गया। उधर बा मुयुन धीरे धीरे मेरे और करीब आ गई। जब हम दोनों साथ खड़े थे, लोग सच में हमें परफेक्ट मैच समझ सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा असहज था। ये लड़की जरूरत से ज्यादा इनिशिएटिव ले रही थी। बामुयुन स्कूल की 4 फेमस ब्यूटीज में से एक थी, और बाकी ब्यूटीज के बॉयफ्रेंड पहले से थे। सिर्फ वही किसी के साथ नहीं थी। कम से कम बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता था। दिखने में वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियों में गिनी जाती थी। अगर किसी से तुलना हो सकती थी तो सिर्फ लुरुआन से, लेकिन लुरुआन टीचर थी। उसकी तुलना स्टूडेंट से कैसे की जा सकती थी? इसलिए बा मुयुन का बॉयफ्रेंड बाकी सभी से बेहतर होना चाहिए था। लेकिन कुछ दिन पहले बा मुयुन ने स्कूल के सामने वाले मॉल में मुझे स्पोर्ट्स कार चलाते देखा था। वह कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन बाद में कार लवर्स से पूछने पर उसे पता चला कि वह एक पगानी थी, जिसकी कीमत लगभग 48 मिलियन युआन थी। उसी पल बा मुयुन का नजरिया बदल गया। पैसा, अपीयरेंस, टेम्परमेंट, लुक, सब कुछ मेरे पक्ष में था। उसकी नजर में मैं लगभग परफेक्ट कैंडिडेट बन चुका था। खाने के दौरान वह लगातार मुझे देखती रही, जिससे मैं थोड़ा
ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। आखिर मैंने मेन्यू आगे बढ़ाते हुए कहा, आप लोग ऑर्डर कर लीजिए, मैं तो बस जाओ ची की मदद करने आया था, बाकी सब सेकेंडरी था। रेस्टोरेंट एक साधारण होम स्टाइल रेस्टोरेंट था। 600 युएन में आराम से खाना हो सकता था। हर लड़की ने एक डिश ऑर्डर की, फिर मेन्यू वापस दे दिया। कुछ देर बाद खाना आ गया। तभी आपके बैंक अकाउंट में 200 मिलियन युएन जमा किए गए हैं। फोन से अचानक आवाज निकली। मैं चौंक गया और लगभग फोन गिरा बैठा। आवाज इतनी तेज थी कि सबकी नजर मेरी तरफ मुड़ गई। जीन मिंग हंस पड़ा। ब्रोदर मुंह, खाना खाते हुए भी कॉर्न खाते हो क्या? मैंने मजबूर मुस्कान दी। थोड़ा एम्बैरेसिंग रिंगटोन है। बाकी लोगों को लगा कि यह रिंगटोन थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि मैंने ऐसी रिंगटोन कभी सेट नहीं की थी। मतलब सच में 200 मिलियन युएन आ गए थे। मैंने जल्दी से फोन खोला। माँ का मैसेज था, स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट हुआ, मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई करे, ये थोड़े पॉकेट मनी है, जल्दी से मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड देना। मैं कुछ देर तक फोन को घूरता रहा, फिर माँ को मैसेज भेजा। माँ, आपने मुझे इतने पैसे क्यों भेज दिए? उधर से जवाब आया, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हुआ है, मुझे अपने बड़े बेबी की याद आ रही थी, इसलिए थोड़ा पॉकेट मनी भेज दिया। हम कुछ देर तक चैट करते रहे। मुझे पता था कि माँ ने स्टॉक से 30 बिलियन युआन से भी ज्यादा कमाए थे और उन पैसों में से 200 मिलियन मुझे पॉकेट मनी की तरह दे दिए थे। डिनर टेबल पर मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा जटिल हो गया। 200 मिलियन मिलना एक्साइटिंग था, लेकिन मैं ज्यादा रिएक्ट भी नहीं कर सकता था। बा मुयुन लगातार मेरी एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व कर रही थी। उसे अब और यकीन हो गया कि मैंने जो स्पोर्ट्स कार चलाई थी वह कोई भ्रम नहीं था। लंच खत्म होने के बाद जोची श्याओ एक्जिन को लेकर डेट पर चला गया। जीनमी और लुई अपने अपने घर लौट गए। अब सड़क पर सिर्फ मैं और बा मुयुन रह गए थे। हम दोनों साथ साथ चलने लगे, लेकिन अब बा मुयुन पहले जैसी उत्साहित नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं आज कार लेकर नहीं आया था। स्कूल तक सिर्फ आधे घंटे की वॉक थी। चलते चलते उसे लगने लगा कि शायद उसने मुझे गलत समझा था। जितनी देर वह मुझसे बात करती गई, उतना ही उसे लगा कि मैं किसी रिच सेकंड जनरेशन जैसा नहीं हूँ। मैंने भी उसके एटीट्यूड में बदलाव महसूस कर लिया। अचानक मैंने पूछा, आइसक्रीम खाओगी? नहीं, मैं हाल ही में कोल्ड चीजें नहीं खा सकती। मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि खाने के दौरान उसने बड़ी आइसक्रीम खाई थी। अब अचानक मना कर रही थी। स्पष्ट था कि वह दूरी बनाना चाहती थी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, मटेरियल कंडीशंस पहले, लव बाद में। मुझे पहले अपनी ताकत छिपाना बंद करना होगा। उसी समय पार्किंग लॉट के एग्जिट से एक जोरदार इंजन रोर सुनाई दिया। एक काली स्पोर्ट्स कार बाहर निकली। बामुयुन तुरंत उसकी तरफ देखने लगी। वह कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन समझ गई कि यह कोई साधारण कार नहीं थी। भीड़ में किसी ने चिल्लाया, पागानी यूटोपिया! बामुयुन की आंखें चमक उठी। उसी समय मैंने विंडो नीचे की। मैं कार के अंदर बैठा आइसक्रीम खा रहा था। बैठो, मैंने कैजुअली कहा। बामुयुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन बाहर से शांत बनी रही। वह एलिगेंट अंदाज में कार के पास आई, फिर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मैंने आइसक्रीम का एक बाइट लिया। चले? तभी बामुयुन अचानक करीब आई। उसने मेरे हाथ से आइसक्रीम ले ली। तुम ड्राइव करो, मैं इसे पकड़ लेती हूँ। मैंने मना नहीं किया। उसने धीरे धीरे वही आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया। फिर मैं हंसते हुए बोला, अभी तो कह रही थी कि कोल्ड चीजें नहीं खा सकती। बामुयुन ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। शायद मेरी प्रॉब्लम अभी अभी ठीक हो गई। मेरी लग्जरी कार ने मेरी मेंस्ट्रुअल पीरियड की समस्या ठीक कर दी थी। कार चलाते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, इसलिए मैंने पास के अम्यूजमेंट पार्क जाने का सोचा। जब मैं वहां पहुंचा, अम्यूजमेंट पार्क पहले से ही लोगों से भरा हुआ था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद अचानक मुझे लगा कि अगर मुझे मुयुन ने देख लिया तो मुझे लू रुअन को सब कुछ समझाना पड़ेगा। क्विंगुआ में हालात ऐसे ही थे। इस तरह की बातों को लेकर किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मैंने लू रुआन को फोन किया। मेरी बात सुनने के बाद लू रुआन को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। दरअसल वह बुयुन को भी जानती थी, क्योंकि वह उसकी इलेक्टिव कोर्स की स्टूडेंट थी। लू रुआन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हम दोनों के बीच जो रिश्ता है उसके बारे में मुयुन को मत बताना। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा भावुक हो गया। साथ ही मैं बुयुन को थोड़ा टीज भी करना चाहता था। ब्रदर मुंह, उधर देखो। बुयुन बहुत कम खुद से बात शुरू करती थी, लेकिन अब उसके संबोधन पहले से कहीं ज्यादा इंटीमेट हो गए थे। मैंने उसकी तरफ देखा और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। मेरा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बायुन मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। वह पहले ही काफी प्रोएक्टिव हो चुकी थी, लेकिन क्या अब भी मुझे खुद जाकर वह आखिरी कदम नहीं उठाना चाहिए था? मैंने अपनी पॉकेट को छुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैं खुद कार चलाकर आया था। लू रुअन ने सिर्फ कार ही नहीं दी थी, बल्कि अपना आईडी कार्ड भी मुझे दे दिया था। अचानक मेरे मन में एक विचार आया, अगर आज मैं बयुन को कैप्चर ही नहीं कर पाया तो क्या मेरा यहाँ आना बेकार नहीं जाएगा? मेरी बात सुनकर बुयुन ने जीभ बाहर निकाली, फिर आगे देखने लगी और मेरे अगले कदम का इंतजार करने लगी। मुझे समझ आ गया कि बात
बन चुकी है, तो फिर इतना पोलाइट बनने की क्या जरूरत थी। मैंने सीधे बयून का हाथ पकड़ लिया। लड़की ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि वह मुझे अगले अट्रैक्शन की तरफ ले गई। रात में कासल के ऊपर होने वाली फायरवर्क्स बहुत खूबसूरत थी और होटल का बड़ा बेड तो उससे भी ज्यादा कंफर्टेबल था। मैं ये कैट ईयर्स उतारना चाहती हूँ। बोयून अभी भी वही हेड ड्रेस पहने हुए थी जो उसने अम्यूजमेंट पार्क से खरीदा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये लड़की सच में बहुत क्यूट है। संतुष्ट होकर बोयून डॉर्मेटरी लौट गई। जब मैं अपार्टमेंट वापस पहुंचा तब लू रुअन अभी भी डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रही थी। टीचर लू, क्या आप पूरे दिन बाहर नहीं गई? छुट्टी के दिन भी उसे काम करना पड़ रहा था। लू रुआन ने अपने बालों को कान के पीछे किया। वह सचमुच बहुत व्यस्त थी। मैंने अचानक लेबोनी कॉस्मेटिक्स का एक सेट निकाला और उसके सामने लहराया। लुरुअन ने कॉस्मेटिक्स की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था। वह पहले से ही काम में डूबी हुई थी, लेकिन इस समय उसके दिल में थोड़ी उदासी थी। आखिरकार छुट्टियों में मैं और मुयुन साथ में हथियान होटल गए थे, जबकि वह घर पर अकेली ओवर टाइम कर रही थी और पिछली रात भी खाली कमरे में अकेले रही थी। ब्रोदरमू, अगर मुयुन भी यहाँ आकर रहने लगी तो ये जगह बहुत छोटी पड़ जाएगी। लू रुअन ने कमरे की तरफ देखा। 95 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट 2 लोगों के लिए काफी था, लेकिन अब कमरा कम पड़ने लगा था क्योंकि यहाँ सिर्फ एक बेडरूम था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास एक विला है। स्कूल से ज्यादा दूर भी नहीं है। कार से लगभग 20 मिनट लगते हैं। लू रुअन कुछ देर सोचती रही। मेरे खर्च करने के तरीके को देखते हुए विला होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। मैंने आगे कहा, मैं थोड़ा लेजी हूँ, इसलिए विला पहले से पूरी तरह डेकोरेटेड है। सीधे जाकर रह सकते हैं। इसके बाद मैंने बास्केटबॉल उठाया और नीचे खेलने चला गया। बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचकर मैं अकेले शूटिंग प्रैक्टिस करने लगा। कुछ देर खेलने के बाद मुझे बोरियत होने लगी। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। ब्रदर, क्या कोइंसिडेंस है? मैंने मुड़कर देखा। लिन मोयू स्पोर्ट्स वेस्ट और स्पोर्ट्स शॉर्ट्स पहनकर वहां खड़ी थी। पहले उसने सनग्लासेस उतारे, तब जाकर मैं उसे पहचान पाया। उसी समय बास्केटबॉल लुढ़क कर उसके पैरों के पास चला गया। लिन मोयू ने बॉल उठाई और बिना झिझक बास्केट की तरफ फेंक दी। एक खूबसूरत आर्क बनाते हुए बॉल सीधे नेट में चली गई। गुड शॉट। मैं सच में हैरान था। मुझे पता था कि लिन मोयू का पर्सनालिटी सीधा साधा है और उसे स्पोर्ट्स पसंद है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह बास्केटबॉल भी इतना अच्छा खेलती होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, 1-on-1 बुल फाइट खेलें? क्या कहती हो लिन म्यो? उसने कंधे उचकाए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपनी फिजिकल कंडीशन को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था। मैं तो डंक भी कर सकता था। एक खूबसूरत लड़की के सामने अपनी डिफेंस स्किल्स दिखाने का मौका कैसे छोड़ता। हमने नियम तय किए, 5 गोल्स। जो हार जाएगा वह ड्रिंक्स खरीदेगा। मैं पहले अटैक करूंगी, लिन मोयू ने कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी नजर में यह मैच पहले से ही तय था। मैं आ रही हूँ। लिन मोयू ने बॉल को 2 बार बाउंस किया। बॉल उसके दाएं हाथ में थी और वह ब्रेक थ्रू की तैयारी कर रही थी, लेकिन अगले ही पल क्या, अभी कुछ देर पहले जो लड़की ड्रिबलिंग में साधारण लग रही थी, वह अचानक बहुत तेजी से डायरेक्शन बदल गई। मैं सीधे छक गया। उसने बॉल को बाएं हाथ में लिया और तेजी से आगे निकल गई। मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। फिर उसने बॉल को दाएं हाथ में लिया और आसानी से लेअप करके स्कोर कर दिया। मैं अवाक रह गया। तुम्हें तो ड्रिबलिंग नहीं आती थी? लिन म्यो मुस्कुराई। तभी मुझे समझ आया कि उसने मुझे बेवकूफ बनाया था। ब्रदर, क्या तुम्हें नहीं पता? सुंदर लड़कियों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहकर उसने मजाकिया चेहरा बनाया। मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने दोनों हाथ फैलाए और फिर से डिफेंस के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस बार लिन मोयू 3 पॉइंट लाइन के बाहर खड़ी हो गई। अचानक उसने हाथ उठाया और बॉल छोड़ दी। स्विश, सीधा 3 पॉइंटर। कुछ ही मिनटों में स्कोर पहुंच गया। 4-0। मेरे चेहरे का रंग बदल गया। एक लड़की से हारना ही काफी शर्मनाक था, ऊपर से उसकी 3 पॉइंटर्स डरावनी हद तक एक्यूरेट थी। पहले बॉल को छोड़कर बाकी लगभग सभी शॉट 3 पॉइंटर्स थे। नहीं, मैं ऐसे नहीं हारूंगा। मैंने जमीन पर हाथ मारा और खुद को मोटिवेट किया। इस बार लिन मोयू ने फिर बॉल उठाई। वह गेम खत्म करने वाली थी। मैं उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। जैसे ही उसने मूव किया, मैं सीधे उसकी तरफ झपट पड़ा। बॉल ब्लॉक तो हो गई, लेकिन लिन म्यो भी डर गई और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम बुली करते हो? 2 आंसू उसकी खूबसूरत आंखों से बह निकले। वह इतनी बेचारी और नाजुक लग रही थी कि मेरा दिल बैठ गया। शायद गिरने से सच में चोट लगी थी। सॉरी, मैंने तुरंत माफी मांगी। मेरा इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं बस उसे हराना चाहता था। लिन मोयू ने मुंह फुलाकर कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जो लड़की कुछ मिनट पहले तक बेहद हीरोइक लग रही थी, वह अचानक एक नाजुक लड़की जैसी लगने लगी। मैं उसके पास बैठ गया। सिस्टर, मेरी गलती थी। लिन मोयू ने आंसू पोंछे, मेरी तरफ देखा, फिर गुस्से से सिर घुमा लिया। मैंने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। आखिरकार बेट में मैं हार चुका हूँ। यह सुनकर उसने सिर हिलाया। ठीक है। मैं जल्दी से पास की दुकान की तरफ भागा और 2 बॉटल्स ड्रिंक्स खरीद लाया। जब मैं वापस आया तब तक उसका मूड काफी बेहतर हो चुका था। मैंने दोनों बॉटल्स आगे बढ़ाई। कौन सी पियोगी? लिन म्यो ने एक बॉटल यूं ही उठा ली, फिर अचानक पूछा, क्या तुम सच में डंक कर सकते हो? मैं मुस्कुराया। अपने कंधे
कंधे घुमाए और गर्व से कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर मैंने बास्केटबॉल उठाया और मिडफील्ड से ड्रिबल करना शुरू किया। फिर मैंने बॉल को आगे उछाला। जब बॉल वापस उछल कर ऊपर आई तो मैं तेजी से आगे बढ़ा। धड़ाम! मैंने जोरदार डंक मार दिया। डंक के बाद मैंने एक स्टाइलिश पोज भी बनाया। लिन मोयू मुझे प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगी। फिर उसने अचानक कहा, मैं भी डंक करना चाहती हूँ। उसने दूसरी तरफ के कोर्ट की ओर इशारा किया। वहां वाला बास्केटबॉल हूप थोड़ा छोटा है, वो टीनेजर्स के लिए बनाया गया है। हालांकि वह हूप छोटा था, फिर भी उसकी हाइट लगभग 2.6 मीटर थी। लिन मोयू की हाइट से उसे छूना भी मुश्किल था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां खींच ले गई। कई कोशिशों के बाद भी वह बैकबोर्ड तक नहीं पहुंच पाई। मैं हंस पड़ा। देखा, मैंने कहा था ना, तुम नहीं कर पाओगी। तभी अचानक लिन मोयू चिल्लाई, नीचे बैठो। मैं तुरंत समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसने मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया। सीधे मेरे कंधों पर हाथ रखकर बोली, जल्दी स्क्वाट करो, इतनी बातें मत करो। मेरे पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं नीचे स्क्वाट हो गया। फिर मैंने पूछा, क्या मुझे अपना सिर पकड़ना होगा? लिन मोयू जोर से हंस पड़ी। नहीं, बस हिलना मत। मैं जमीन पर स्क्वाट करके बैठ गया। मुझे पता था कि वह मेरे कंधों पर चढ़ने वाली है। हालांकि मुझे ये खास पसंद नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसकी बात मानने में हमेशा बहुत ओबीडियंट हो जाता था। अगले ही पल मुझे अपनी शोल्डर्स पर दो पतली और मुलायम थाइस का एहसास हुआ। लिन मोयू सीधे मेरे कंधों पर बैठ गई। मजबूती से बैठे रहना। मैंने उसे संभाला और बास्केट की तरफ चल पड़ा। लिन मोयू बेहद एक्साइटेड लग रही थी। उसने दोनों हाथों से बास्केटबॉल पकड़ी। फिर हुप के पास पहुंचकर धड़ाम, उसने बॉल को अंदर ठोक दिया। गुड बॉल, वो खुशी से चिल्लाई। मैं नीचे होने की वजह से कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी खुशी साफ महसूस हो रही थी। लगभग आधे घंटे बाद मैं पूरी तरह थक चुका था। सांसें तेज चल रही थी, पूरा शरीर जवाब दे चुका था। मैंने शिकायत की, सिस्टर, क्या तुम मुझे घोड़ा समझती हो? एक दो बार खेलना ठीक है, लेकिन तुम्हारा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लिन म्यो हंसती। ठीक है, फिर किसी और दिन खेलेंगे। कुछ देर बाद उसने पूछा, आज शाम तुम और तुम्हारी वाइफ मेरे साथ डिनर करोगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, बिल्कुल। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने लू रुअन को भी बता दिया। वह भी लिन मोयू से दोस्ती करना चाहती थी। बाद में लू रुअन ने मुझसे धीरे से कहा, काश लिन मोयू लड़का होती, तब मुझे उससे कोई खतरा महसूस नहीं होता। सच कहूं तो जब कोई लड़की बहुत हैंडसम होती है तो उसका आकर्षण कई लड़कों से भी ज्यादा होता है। फिर मैंने कहा, क्या हम किसी और को भी बुलाएं? मुझे बुयुन याद आ गई। ये सबको साथ डिनर कराने का अच्छा मौका था। लिन मोयू वैसे भी ऐसी नहीं लगती थी जिसे पैसों की चिंता हो, इसलिए कुछ और लोगों को बुलाने में कोई समस्या नहीं थी। उसने खुशी खुशी हामी भर दी। रात लगभग 10 बजे तक मैं एक बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लड़कियां आपस में इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाएंगी। खासकर बॉयुन। जब उसने लू रुअन को देखा तो वह कुछ पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। आखिर वह अपनी इलेक्टिव कोर्स की टीचर को कैसे नहीं पहचानती। लेकिन जल्द ही दोनों प्राइवेट तौर पर बात करने लगी और उनके बीच की दूरी बहुत तेजी से कम होने लगी। जहां तक लिन मोयू की बात थी, उसका पर्सनैलिटी सीधा साधा था और सोशल स्किल्स भी बेहतरीन थी, इसलिए वह भी सबके साथ जल्दी घुल मिल गई। थोड़ी देर बाद लिन मोयू ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर मू, सच कहूं तो मैं पहचान ही नहीं पाई थी कि तुम्हारी दो वाइफ्स हैं, और उनमें से एक तो आज ही कंफर्म हुई है, ऊपर से दूसरी तुम्हारी टीचर भी है। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो बस देश की पॉपुलेशन पॉलिसी का जवाब दे रहा हूँ। लिन मोयू ने सिर हिलाया, लेकिन वह हंसी रोक नहीं पाई। ठीक है, लेकिन सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद मैं भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊं। मैंने इसे मजाक समझकर कुछ कह दिया, लेकिन उसी पल लिन मोयू का एक्सप्रेशन बदल गया। ऐसा लगा जैसे वह किसी बात से बचना चाहती हो। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने सिर्फ ठंडे स्वर में कहा, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। फिर वह उठकर किचन में चली गई। मैं समझ नहीं पाया कि मैंने क्या गलत कहा था। मैं माफी मांगना चाहता था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि गलती कहां हुई। लगभग 1 घंटे बाद सबने मिलकर खाना तैयार कर लिया। टेबल तरह तरह के डिशेस से भर गई। लिन मोयू ने रेड वाइन का ग्लास उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, चलो टोस्ट करते हैं। सबने अपने अपने ग्लास उठा लिए। थोड़ी देर बाद लिन मोयू ने कहा, वैसे शायद कुछ समय बाद तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, तुम लोग शिफ्ट होने वाले हो ना? ये सुनकर वह थोड़ा क्यूरियस हो गई। आखिर हमारी मुलाकात को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। मैंने जवाब दिया, मेरे पास यहाँ से ज्यादा दूर नहीं एक विला है, जब समय मिले तुम लोग वहाँ खेलने आ सकते हो। विला की बात सुनकर लिन मोयू और बुयुन दोनों थोड़ा हैरान हो गई, खासकर बुयुन। अब जबकि हमारा रिलेशनशिप कंफर्म हो चुका था, उसे लग रहा था कि सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रहे हैं। उसने मासूमियत से पूछा, तुम यहाँ ठीक से रह रहे हो? फिर अचानक शिफ्ट क्यों हो रहे हो? मैंने कुछ सेकंड उसकी तरफ देखा, फिर वह खुद ही समझ गई। यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी और अपार्टमेंट अब छोटा पड़ने लगा था। हम लोग काफी देर तक डिनर करते रहे। उसके बाद सबने बारी बारी से नहाया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए किसी ने वापस जाने की बात नहीं की। इतनी देर हो गई है,
आज यहीं रुक जाओ। मैंने बुयुन की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मेरे हाथों को फर्म और इलास्टिक स्पर्श महसूस हुआ, लेकिन एक समस्या थी, यहाँ सिर्फ एक ही बेड था। हालांकि बेड काफी बड़ा था। अगली सुबह लू रुअन सबसे पहले उठी। नहाकर तैयार होने के बाद उसने आवाज लगाई, जल्दी उठो, नहीं तो लेट हो जाओगे। उसका डेली शेड्यूल हमेशा बहुत डिसिप्लिन्ड रहता था। यह सुनकर बायुन भी जल्दी से उठ गई, लेकिन मैं अब भी गहरी नींद में था। दोनों लड़कियां तैयार हो गईं, नहा धोकर सब कुछ कंप्लीट कर लिया, फिर भी मैं नहीं उठा। आखिरकार लू रुअन ने मुझे धक्का दिया। मैंने आंखें बंद रखते हुए कहा, तुम दोनों चले जाओ। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया। लू रुअन गुस्से में बोली, आज पहला पीरियड मेरी क्लास है, अगर लेट हुए तो देख लेना। मैंने आलस से जवाब दिया, कोई बात नहीं, जंग मिंग मेरे लिए अटेंडेंस लगा देगा। यह सुनकर बायुन हंस पड़ी। दोनों लड़कियां गैराज की तरफ चली गईं। तभी बायुन ने पहली बार मेरी दूसरी कार्स देखी। वहां पहले देखी हुई लग्जरी कार्स के अलावा एक पैनमेरा भी खड़ी थी। लू रुआन सीधे उसी पैनमेरा में बैठ गई। कुछ देर बाद सफेद पैनमेरा यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में आकर रुकी। लू रुअन और बुयुन कार से उतरी और टीचिंग बिल्डिंग की तरफ चल पड़ी। रास्ते में डीन मिल गए। टीचर लू, डीन ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। फिर उन्होंने कार की तरफ देखा। आपने फिर कार बदल ली? लू रुअन शांत स्वर में बोली, हाँ। अब उसे यह सब काफी स्वाभाविक लगने लगा था। आखिर पैसे होना सचमुच अच्छा लगता है। डीन ने मुस्कुराकर पूछा, इस बार आपके हस्बैंड ने कौन सी कार खरीदी है? लू रुअन जवाब देने ही वाली थी कि बगल में खड़ी बुयुन मुस्कुरा पड़ी। तुम क्यों हंस रही हो? डीन ने उसकी तरफ देखा। जाओ, क्लास में जाओ। बुयुन तुरंत वहां से निकल गई, लेकिन डीन का दिमाग फिर उलझ गया। सुबह सुबह बुयुन और लू रुअन एक ही कार से क्यों आई थी? उधर लू रुअन डीन के साथ ऑफिस चली गई। रास्ते में डीन ने गंभीर स्वर में कहा, टीचर लू, हम टीचर्स हैं, हमें अपने वर्ड्स और डीड्स पर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए। मैं जानता हूं कि आजकल के यंग पीपल ज्यादा ओपन माइंडेड हैं, लेकिन स्कूल में अपनी आइडेंटिटी मत भूलिए। लू रुअन डीन की बातें सुनती रही, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि उसने आखिर किया क्या गलत है, इसलिए वह चुप रही। ऑफिस पहुंचकर उसने अपनी पहली क्लास की तैयारी शुरू कर दी। डीन ने सिर हिलाया। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि लू रुअन उसकी बात समझी भी है या नहीं, और इसी समय मैं अभी भी बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि पहला पीरियड लू रुअन की क्लास का था। उधर क्लासरूम में क्लास शुरू हो चुकी थी। इस दौरान जेंग मिंग ने मुझे कई बार कॉल किया, लेकिन मैं गहरी नींद में था, किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अटेंडेंस लेते समय लू रुअन को तुरंत पता चल गया कि मैं क्लास में नहीं हूं। उसने पूरी क्लास पर नजर डाली, फिर जांग मिंग की तरफ देखा। असल में लू रुअन कई क्लासेस पढ़ाती थी। वह सभी स्टूडेंट्स को ठीक से पहचान भी नहीं पाती थी, लेकिन मेरे रूममेट्स के ग्रुप को वह अच्छी तरह जानती थी। उसने गंभीर स्वर में पूछा, ब्रदर मू कहाँ है? किसी ने जवाब नहीं दिया। पूरी क्लास शांत हो गई। फिर जंग मिंग खड़ा हो गया। टीचर लू, ब्रदर मू बीमार है, उसने मुझे लीव मांगने के लिए कहा था। ये कहते समय वह खुद भी असहज लग रहा था। लू रुअन ने भौहें चढ़ाई। अगर वह लीव लेना चाहता था तो खुद फोन क्यों नहीं किया? जांग मिंग कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर अचानक उसने कहानी बनानी शुरू कर दी। टीचर लू, ब्रदर मू को कल लगभग 40 डिग्री फीवर था। वह कोमा में चला गया था। हम उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी एक्टिंग और भी रियलिस्टिक होती गई। आखिर में तो उसकी आंखों में आंसू तक आ गए। सुनने वालों को सच लगने लगा। लू रुअन का चेहरा बदल गया। वह ठीक है? किस हॉस्पिटल में है? इतना सुनते ही जांग मिंग घबरा गया। उसी समय उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर मेरा नाम था। लू रुअन सीधे उसके पास आ गई और फोन की तरफ देखने लगी। जेंग मिंग के माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा, अगर कॉल उठा लिया तो सारी पोल खुल जाएगी, लेकिन अगर नहीं उठाया तो और मुसीबत होगी। आखिरकार उसने कांपते हुए कॉल रिसीव कर लिया। फोन कनेक्ट होते ही मेरी आवाज आई, ओल्ड जंग, श्याओनी ने मुझे ढूंढा क्या? जैसे ही मैंने ये शब्द बोले, पूरी क्लास समझ गई कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हॉस्पिटल वाली कहानी पूरी तरह झूठ थी। जांग मिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उधर लू रुअन भी समझ गई कि उसके साथ मजाक किया गया है। फोन के दूसरी तरफ मैं अभी भी कुछ नहीं समझ रहा था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि क्लास का समय चल रहा है और जेंग मिंग शायद क्लास में बैठा होगा। तभी फोन से लू रुअन की आवाज आई, तुम घर पर हो? उसका स्वर बहुत शांत था, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता था। जितनी शांत उसकी आवाज होती थी, उतना ही बड़ा तूफान आने वाला होता था। फोन पर लू रुअन की आवाज सुनते ही मैं तुरंत समझ गया कि मामला खराब हो चुका है। मैंने धीरे से कहा, मैं घर पर हूँ। लू रुअन ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर उसने सीधा कॉल काट दिया। पहला पीरियड जल्दी ही खत्म हो गया। मैं भी तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंच गया। जूनियर ईयर में क्लासेस फ्रेशमैन और सॉफ्टमोर ईयर से कम थी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रेस्टिजियस थी, इसलिए स्टूडेंट्स भी काफी मेहनती थे। यहाँ तक कि जेंग मिंग जैसा लड़का भी पढ़ाई में बुरा नहीं था। उधर लू रुअन ऑफिस वापस जा रही थी। रास्ते में मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन वह किसी कारण से बहुत नाराज लग रही थी। अगर मैं सिर्फ उसका स्टूडेंट होता तो शायद
उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसका हस्बैंड भी था और ऊपर से उसकी क्लास ही मिस कर दी थी, इसलिए वह और भी अपसेट थी। मैंने जल्दी से कहा, मैं आपका टूर गाइड बनूंगा, फिर मजाकिया अंदाज में जीभ बाहर निकाली। आखिरकार लू रुअन हंस पड़ी, लेकिन तुरंत बोली, ऐसा दोबारा मत करना। दूसरे प्रोफेसर्स की क्लासेस स्किप करना मुझे मंजूर नहीं है। हम सब टीचर्स हैं, मैं अभी परमानेंट प्रोफेसर भी नहीं बनी हूँ और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। मैंने तुरंत हाथ जोड़ लिए, गलती हो गई टीचर लू, मैं सच में स्पॉइल्ड हो गया हूँ। कई बार माफी मांगने के बाद उसका मूड थोड़ा बेहतर हुआ। उसी समय दूसरी तरफ बोयुन भी क्लास में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। बोयुन यूनिवर्सिटी में काफी पॉपुलर थी, उसे टॉप ब्यूटी भी कहा जाता था। उसकी जिंदगी आम स्टूडेंट्स जैसी नहीं थी। सिर्फ आज सुबह ही 7-8 क्लासमेट्स दूसरे लोगों की तरफ से उसे डेट पर बुलाने आ चुके थे। ये सुन सुनकर बोयुन परेशान हो चुकी थी। आखिरकार वह खड़ी हो गई और पूरे क्लास के सामने बोली, मेरे पास बॉयफ्रेंड है। पूरा क्लासरूम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, फिर हर तरफ शोर मच गया। आखिर बोयुन जैसी लड़की के रिलेशनशिप में होने की खबर छोटी बात नहीं थी। सभी लोग उत्सुक हो गए। कई क्लासमेट्स उसके पास आ गए। बोयुन, हम अच्छे दोस्त हैं, हमें तो बताओ वह कौन है। बोयुन ने सोचा कि इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है, वैसे भी खबर फैल ही जानी थी, कम से कम इससे लोग उसे परेशान करना बंद कर देंगे। इसलिए उसने सीधा जवाब दिया, उसका नाम ब्रदर मू है, वह भी हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। दोपहर 4 बजे मैं और जेंग मिंग प्लेग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहे थे, तभी दूर से बायुन आती हुई दिखाई दी। उसके कंधे पर वही बैग था जो मैंने उसके लिए खरीदा था। लड़की 2 कदम दौड़ी और सीधे मेरी बाहों में आकर गिर गई। जेंग मिंग वहीं का वहीं जम गया। उसकी आंखें पूरी खुल गईं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, एक ही दिन में काम बन गया, ये बहुत ज्यादा तेज नहीं हो गया। बोयुन अपने साथ अपनी 2 रूममेट्स को भी लाई थी। वे दोनों सिर्फ ये देखने आई थीं कि आखिर मैं कैसा इंसान हूँ। उनमें से एक चुनत्यन मुझे देखकर हल्का सा बुरा महसूस करने लगी। उसने मन ही मन सोचा, यह आदमी जरूर बहुत अमीर होगा। आखिरकार वह मू युन का बॉयफ्रेंड था। मजाक और एडमिरेशन में कोई दिक्कत नहीं थी। असली बात यह थी कि वे दोनों साथ आए थे। सब लोग देखना चाहते थे कि वह आखिर दिखता कैसा है, क्या वह भी बाकी अमीर और हैंडसम लोगों जैसा होगा। लेकिन मैं सच में अलग ही निकला। इस समय मेरे सीने के कपड़े पसीने से भीग चुके थे और चेस्ट मसल्स से चिपके हुए थे। बाई मुयुन खुद को रोक नहीं पाया और हाथ लगा बैठा। गैंगस्टर मत बनो, वापस जाकर फिर टच कर लेना। मैंने बाई मुयुन की पीठ थपथपाई। स्टेडियम में बहुत लोग थे और जल्दी ही कई लोगों की नजर बाई मुयुन पर पड़ गई। उसे कौन नहीं जानता था, वह सिर्फ 4 जोकर्स में से एक नहीं था, बल्कि हिस्ट्री का नंबर 1 जोकर भी माना जाता था। हालांकि कुछ ग्रेजुएट हो चुके सीनियर्स इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनके बैच में लियू रुआन भी था। उधर जांग मिंग और उसके कुछ दोस्त ये सब देखकर पूरी तरह फैसिनेटेड हो गए थे। मैंने खेलना बंद कर दिया। बॉल मुझे दो, मैं सच में कन्विंस हो गया हूँ। डॉग फूड खाने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और फिर लियू रुयन के सफेद पोमेरेनियन की तरफ लौट गया। मैंने बाई मुयुन को अपनी बाहों में लिया, क्योंकि लियू रुयन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए हम पहले ही कार तक पहुंच गए। इधर उधर मत हिलो, इस समय बहुत सारी गाड़ियां हैं, किसी और ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक हाथ से बाई मुयुन को बैक सीट में पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से फोन देख रहा था। मेरे पुराने पिता ने सच में अपना वादा निभाया था। उन्होंने सीधे मेरे अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे। हब्बी किस्मी। बाई मुयुन अचानक फिर से कोक्विटिश हो गया। मैंने सिर झुकाकर उसे किस कर लिया। उसी समय स्कूल डीन जल्दी जल्दी बाहर से गुजरा और संयोग से ये एक्सप्लोसिव सीन उसकी नजर में आ गया। क्या ब्रदर मू और बाई मुयुन लियू रुयन की कार में? इस दुनिया में आखिर चल क्या रहा है? रात को जब हम अपार्टमेंट लौटे तो एक बड़े बेड पर 3 लोगों का सोना थोड़ा क्राउडेड लग रहा था, लेकिन जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह था कि बाई मुयुन सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं था, बल्कि बहुत मेहनती भी था। लियू रुयन उसे क्रॉस की तरह देख रही थी। शाम को मैंने 2 लड़कियों के साथ फिर से एक बड़ा डिनर किया, लेकिन पेट भरने के बाद दोनों जल्दी वापस जाने की जिद करने लगी। मेरा शॉपिंग पर जाने का प्रपोजल सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। मैं अभी और एंजॉय करना चाहता था। मेरे मन में अभी भी बहुत सी बातें थीं जिन्हें मैं समझ नहीं पाया था। कमरे में जाकर मैंने कंप्यूटर चालू किया और कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ने लगा। 1 घंटे बाद भी मैं खुद को रोक नहीं पाया और गेम खोलकर खेलने लगा। हालांकि कमरे में हम 3 लोग थे, लेकिन कीबोर्ड की टाइपिंग की आवाज के अलावा कोई साउंड नहीं था। पूरा कमरा किसी लाइब्रेरी जैसा लग रहा था। अचानक गेम में मेरा कैरेक्टर मर गया। तुम मर कैसे गए? मैंने बस हल्की सी आवाज निकाली थी, लेकिन उसी समय दोनों लड़कियों ने सख्त नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं थोड़ा हर्ट हो गया और तुरंत चुप हो गया। अब मैं सिर्फ गेम के कैरेक्टर को रेजरेक्शन का इंतजार करते हुए चुपचाप देख सकता था। जब बाय मुयुन नहा धोकर वापस आया तब तक रात के 9 बज चुके थे। मुयुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसी समय बाय मुयुन का फोन बज उठा। जरा रुकिए, माँ का फोन है। फोन के दूसरी तरफ से एक नरम और हिचकिचाती हुई आवाज आई। मुयुन, क्या इस महीने मैं तुम्हें लिविंग एक्सपेंसेस के लिए सिर्फ 1700 युआन भेज सकती हूँ?
तुम्हारे पापा और मैं इन दिनों थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं। माँ, 1 मिनट, मैं बाहर जाकर बात करता हूँ। बाई मुयून जल्दी से उठ गया। वह नहीं चाहता था कि मैं यह सब सुनूं। हालांकि वह जानता था कि मैंने उसके लिए पहले ही बहुत पैसा खर्च किया था। मैंने अभी उसके लिए 60,000 युआन से ज्यादा की कीमत वाला बैग भी खरीदा था, लेकिन फिर भी वह इस बारे में बात नहीं कर पा रहा था। मैंने बाई मुयून को कमरे से बाहर जाते हुए देखा। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद मैं भी चुपके से बाहर निकल आया। तभी मुझे पता चला कि बाई मुयून का परिवार अमीर नहीं था। उसकी माँ की कंपनी भी बंद हो चुकी थी। कई महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। स्थिति समझते ही मैं अचानक बोल पड़ा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुयून को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं अचानक उनके सामने आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाई मुयून घबरा गया। मैं तुम्हारे परिवार की बातें सुनना नहीं चाहता था, लेकिन अभी सब सुन लिया, अब इग्नोर नहीं कर सकता। आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। उसी समय बाई मुयून का फोन फिर बज उठा। पहला कॉल कट चुका था। इस बार मेरी माँ का वीडियो कॉल था। मैंने जल्दी से अपना कॉलर और बाल ठीक किए। वीडियो कनेक्ट होते ही बाई मुयून के माता पिता स्क्रीन पर दिखाई दिए। हेलो आंट, हेलो अंकल। मैंने बाई मुयून के हाथ से फोन लेकर इस बार बहुत फॉर्मल तरीके से ग्रीटिंग की। फिर हम तीनों बात करने लगे और बाई मुयून एक तरफ ही रह गया। पता नहीं कितना समय बीत गया। लू रुयन को थोड़ी नींद आने लगी और उसने बाई मुयून को आवाज दी, मुयून, क्या तुम सोने वाले हो? मैं बेड लगाने जा रही हूँ। बाई मुयून तुरंत बोला, मैं आता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आज रात ब्रदर मू को फ्लोर पर सोने दो। मैं तुरंत नाराज हो गया। क्या हुआ? लू रुयान अभी अभी अपना काम खत्म करके आई थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। बाई मुयून ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरे पेरेंट्स का फोन आया था, उन्हें भी फोन उठाकर बात करनी पड़ी। हम लोग पूरे 1 घंटे तक बातें करते रहे। उसी समय बाहर से मेरी हंसी की आवाज सुनाई दी। ठीक है अंकल, आंट, बहुत देर हो गई है, आप लोग जल्दी सो जाइए और मुयुन को लिविंग एक्सपेंसेस भेजने की चिंता मत कीजिए। क्या मैं नहीं हूँ? कमरे में वापस आने के बाद मैं लापरवाही से सोफा पर बैठ गया। फिर अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुयुन इधर आओ, एक किस दो। तुम्हारा चेहरा कितना बड़ा हो गया है। लियो रुयन ने मुझे घूर कर देखा। मैंने फोन वापस बाई मुयुन को देते हुए कहा, वैसे मैंने अभी तुम्हारे पेरेंट्स को 2 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए हैं, अब उनकी चिंता मत करना और तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस भी मैं ही संभालूंगा। जब बाई मुयुन को यह बात पता चली तो वह मेरी उम्मीद के मुताबिक खुश या एक्साइटेड नहीं हुआ, बल्कि वह चुपचाप सोफा पर बैठ गया। मैंने सिर्फ उसकी मदद नहीं की थी, मैंने सीधे उसके माता पिता को पैसे भेज दिए थे। ये बात उसके दिल को छू गई। उसे अपने माता पिता की सारी मेहनत याद आने लगी और अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे रोता देखकर मेरा दिल थोड़ा दुखा। कुछ चीजें इंसान चुन नहीं सकता, ये लोगों के बीच का फर्क नहीं होता, बस अलग अलग जिंदगियां होती हैं। लियो रुयन ने भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मुयुन, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जब तुम ग्रेजुएट होकर अच्छी जॉब करोगे तब तुम भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकोगे। मैंने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे जैसा अच्छा सन इन लॉ होते हुए उन्हें अभी से आराम मिल सकता है। मेरी इस बात ने बाई मुयुन को हंसने और रोने के बीच की हालत में पहुंचा दिया। अगली सुबह बहुत जल्दी मैं और लियो रुयन लीव लेने निकल गए। समय कम था, मुझे जल्दी से जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट लेना था। हालांकि मेरी बाई मुयुन से पहचान ज्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार मिल जाए तो पूरी जिंदगी साथ रह सकते हैं। कम से कम मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा था। मुझे नहीं लगता था कि पिछली बार जैसी किस्मत दोबारा मिलेगी। लियो रुयन जैसी खूबसूरत लड़की जो मेरी टीचर भी थी, उसे मैच होना ही अपने आप में चमत्कार था। कुनमिंग में मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पूरा किया जा सकता था और लीव लेने की वजह सिर्फ शादी नहीं थी। आने वाले दिनों में स्टेट द्वारा फोर्स मैरिज पॉलिसी लागू होने वाली थी, इसलिए मैं पहले बाई मुयुन के साथ सर्टिफिकेट लेना चाहता था। मुझे पता था कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। बाई मुयुन भी इससे सहमत था। उसे लगता था कि वह मुझ पर एक बड़ा एहसान चढ़ा चुका है। अगर सिर्फ बैग खरीदना होता तो वह समझ सकता था कि मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता हूँ, लेकिन जो कल हुआ वह अलग था। यह बहुत बड़ा फेवर था। बहुत सोचने के बाद बाई मुयुन ने फैसला किया कि वह यह फेवर वापस नहीं करेगा, बल्कि सीधे मेरी वाइफ बन जाएगा और इसी के साथ एहसान का हिसाब भी खत्म हो जाएगा। मैरिज मैचिंग ब्यूरो में हर दिन लोगों की भीड़ लगी रहती थी। मैं और बाई मुयुन पूरी सुबह इंतजार करते रहे, तब जाकर हमारी बारी आई। हमने अपने आईडी कार्ड्स और मैरिज डॉक्यूमेंट्स जमा किए और आखिरकार मैं मैचिंग के इस राउंड से ऑफिशियली बाहर हो गया। जब हम बाहर निकले, बाई मुयुन मेरी पुरानी टेस्ला में बैठा लाल मैरिज नोटबुक को बार बार देख रहा था। मेरे दिल से जैसे एक बड़ा पत्थर उतर गया। आखिरकार सब पूरा हो चुका था, लेकिन तभी हम दोनों को एक साथ नोटिस मिला। जो भी लोग इस महीने मैच हुए थे उन्हें एक पार्टी में शामिल होना अनिवार्य था। लियो रुआन को भी वही नोटिस मिला। समय 3 दिन बाद तय किया गया था। मैं इसमें जाना नहीं चाहता था, लेकिन यह नियम था और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। वापसी के रास्ते में बाई मुयुन अपनी माँ से बात कर रहा था। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि कल क्या हुआ था। मैंने पूरा 1 घंटा उसके माता पिता से बात की थी। अब उसकी माँ लगातार मेरी तारीफ कर रही थी। फोन रखने के बाद बाई मुयुन मेरी तरफ देखने लगा, जो
कार चला रहा था। फिर अचानक बोला, थैंक यू ब्रदर मू, मैं सच में आपका बहुत आभारी हूँ। मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। कोई बात नहीं, हस्बैंड वाइफ के बीच ऐसी बातें कौन कहता है। ये सुनकर बाई मुयुन थोड़ा शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसके दिल में खुशी भी थी। फिर उसने और गंभीर होकर कहा, थैंक यू ब्रदर मू। इस बार उसका धन्यवाद पहले से भी ज्यादा सच्चा था। मैं और भी असहज हो गया। अरे ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है। ये सुनकर बाई मुयुन फिर से थोड़ा शर्माया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी। अपार्टमेंट लौटते लौटते दोपहर के 2 बज चुके थे। बाई मुयुन अपने नए कंप्यूटर को सेट कर रहा था। उधर मैंने अपने पिता मू हाय को मैसेज भेजा। मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलना चाहता था। मैसेज भेजते ही मू हाय का कॉल आ गया। इतनी बड़ी फोन कॉल, क्या करने वाले हो? फिर उन्होंने कहा, पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। वह पहले सपोर्ट बोलना चाहते थे, लेकिन रुक गए। मुझे हमारे परिवार की बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। असल में तुम रिच सेकंड जनरेशन नहीं हो। ये सुनते ही मैं घबरा गया। मैं रिच सेकंड जनरेशन नहीं हूँ तो फिर मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्या मैं फिर से गरीब बनने वाला हूँ? मूहे ने खांस कर कहा, असल में तुम रिच थर्ड जनरेशन हो, मैं रिच सेकंड जनरेशन हूँ, और तुम्हारे दादाजी ने यह सब बनाया था। ये सुनते ही मैंने राहत की सांस ली। बात करते समय इतना सस्पेंस मत बनाया करो, नहीं तो मुझे सच में वापस जाकर होमवर्क रिवाइज करना पड़ जाएगा। मुंह हाय फिर थोड़ा रुके। तुम्हें ज्यादा पैसा देना कोई समस्या नहीं है। आखिर एक दिन फैमिली बिजनेस तुम्हें ही संभालना है, यह स्वाभाविक है। लेकिन मैंने तुरंत पूछा, लेकिन क्या डैड? उन्होंने पूछा, तुम फोर्ब्स जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था। हमारे परिवार के पास इतना पैसा था, फिर भी किसी रिच लिस्ट में हमारा नाम कभी नहीं दिखता था। मुहाय बोले, जो लोग तुम्हें दिखाई देते हैं वे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें दिखाया जाना होता है। हमारा परिवार उस कैटेगरी में नहीं आता। दूसरे शब्दों में, हमारी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए। तुम अभी जवान हो और बहुत एनर्जेटिक भी। मुझे डर है कि अगर तुम्हें सब कुछ बता दिया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए जितना हो सके लो की रहना। कॉल खत्म होने के बाद मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। मेरे परिवार की असली बैकग्राउंड आखिर क्या थी, लेकिन लो की रहना सच में मुश्किल था। कुछ देर बाद मेरे फोन में नोटिफिकेशन की आवाज आई, टिंग, बैंक ट्रांसफर रिसीव। मैंने तुरंत अकाउंट चेक किया, पैसा सच में आ चुका था। उसी समय बाई मुयुन खुशी से बोला, ब्रदर मू, रात में क्या खाने वाले हैं? आज वह बहुत एक्साइटेड था। उसे सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं मिला था, उसे नया मोबाइल फोन और कंप्यूटर भी मिला था। तुम और रुयन डिसाइड कर लो। वैसे मैं तुम दोनों को पहले 2,20,000 युएन देता हूँ। मेरी अचानक जेनरोसिटी देखकर बाई मुयुन घबरा गया। जरूरत नहीं है, मैं इतना पैसा यूज नहीं कर सकता। लेकिन मना करते करते भी उसने पेमेंट कोड खोल लिया। उसी समय लू रुयन क्लास में थी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन उठाकर देखा, ये वही 2 लाख युआन थे जो मैंने ट्रांसफर किए थे। अचानक उसके मुंह से एक आवाज निकल गई। पूरी क्लास तुरंत शांत हो गई। वह जल्दी से संभल गई। मैं कहना चाहती हूँ कि भविष्य में स्पीच देते समय सभी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, ओरल लैंग्वेज का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी तरह उसने एम्बैरेसमेंट छुपा ली, लेकिन उसके दिमाग में शॉपिंग लिस्ट बननी शुरू हो चुकी थी। स्कूल खत्म होने के बाद लू रुयान गुनगुनाते हुए गराज की तरफ जा रही थी। तभी डीन ने उसे फिर रोक लिया। आज उसका मूड बहुत अच्छा था, इसलिए उसने डीन को एक मीठी मुस्कान दी। यहाँ तक कि 40 साल के डीन भी थोड़ा नर्वस हो गए। टीचर लू, ब्रदर मू और बाई मुयुन का क्या मामला है? वे दोनों आपके स्टूडेंट्स हैं, सही? लू रुयन एक पल के लिए नहीं समझ पाई कि क्या जवाब दे। फिर बोली, वे वहीं रहेंगे, और बाई मुयुन, वह मेरा कजन है। इतने सालों से लू रुयन ने शायद ही कभी झूठ बोला था। उसे नहीं पता था कि डीन ने क्या देख लिया था। डीन भारी सांस लेने लगे। अपना ख्याल रखना, और अपने दोनों कजन्स का भी। मैं पहले दवा लेने जा रहा हूँ। एक पल के लिए उन्हें लगा कि उनकी सांस ठीक से नहीं चल रही। उन्हें तुरंत आराम की जरूरत थी। डीन के जाने के बाद लू रुयन को अचानक एहसास हुआ, शायद डीन ने बाई मुयुन और मुझे साथ देख लिया था। क्या उसने बहुत जल्दबाजी में झूठ बोल दिया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डीन की दूर जाती हुई पीठ देखकर उसके दिल में घबराहट होने लगी। अपार्टमेंट लौटते ही बाई मुयुन खुशी खुशी भागता हुआ आया। टीचर लू, ब्रोदर मू ने हम दोनों के लिए नए मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और टैबलेट्स खरीदे हैं। नया सामान देखकर लू रुयान मुस्कुराई। फिर उसने बाई मुयुन को एक तरफ खींच लिया। धीरे से पूछा, मुयुन, क्या तुम और ब्रदर मू ने स्कूल में कुछ किया था, या डीन ने तुम दोनों को कहीं देख लिया? बाई मुयुन ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं नहीं, हम बहुत केयरफुल थे, बस हम वहां थे। कहाँ? आपकी कार में। डैम! आज दूसरी बार लू रुयन के मुंह से गाली निकली। अब उसे समझने में देर नहीं लगी। डीन ने जरूर सब देख लिया था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। फिर बोली, मैंने डीन से कह दिया कि तुम दोनों मेरे कजिन्स हो। ये सुनते ही मैं और बाई मुयुन दोनों अवाक रह गए। रात को दोनों लड़कियां बेड पर लेटी हुई थीं, अपने नए फोन्स और कंप्यूटर्स चला रही थीं। नए डिवाइसेस की वजह से काम पहले से काफी तेज हो गया था। लू रुयन बहुत खुश थी। फिर उसने मुड़कर मुझे धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन उसने देखा कि मैं दोनों को घूर रहा था। एक हाथ से ठुड्डी पकड़े कुछ सोच रहा था, और अपने छोटे ब्रदर कुनकेन से मन ही मन बात कर रहा था। ब्रदर, क्या तुम अभी भी संभाल सकते हो? बस एक दिन और। नहीं नहीं नहीं, कुनकेन को 2 दिन की छुट्टी चाहिए। लेकिन 2 टॉप ब्यूटीज के आकर्षण का विरोध कौन कर
सकता था। आखिर मैंने फैसला किया, ठीक है 3 दिन और। कुछ दिन बाद सब लोग लोकल गवर्नमेंट द्वारा आयोजित इवेंट में हिस्सा लेने की तैयारी करने लगे। सुबह 6:30 बजे सबको एक स्क्वायर में इकट्ठा होना था। मैं 2 बड़े सूटकेसेस उठाए भाग रहा था। पीठ पर बैग भी था। पीछे लू रुयन और बाय मुयुन चल रहे थे। लू रुयन लगातार शिकायत कर रही थी। सुबह इतनी जल्दी क्यों उठना पड़ा? मैंने कहा, मैंने तुम्हें जल्दी सोने को कहा था, लेकिन तुम आधी रात तक काम करती रही। अब लेट हुई हो तो मेरी गलती नहीं है। बाई मुयुन ने भी शिकायत नहीं की, बस बोला, मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है। ब्रदर मू, रात में ऐसा मत किया करो। मेरी गलती है, मेरी गलती है। आखिरकार हम बस तक पहुंच गए। इस बार हमें खुद ड्राइव नहीं करना था। 3 घंटे की यात्रा के बाद हम समुद्र किनारे पहुंच गए। विशाल समुद्र देखकर मन खुश हो गया। सब लोग पहले होटल पहुंचे। होटल कुल मिलाकर अच्छा था। रास्ते भर सोती हुई लू रुयान और बाई मुयुन अब पूरी तरह एनर्जेटिक थीं। दोनों समुद्र किनारे जाने के लिए उत्साहित थीं। उन्हें मेरी राय की बिल्कुल परवाह नहीं थी, खासकर बाई मुयुन। वह इन दिनों हर समय कोकेटिश बना रहता था। मैंने कहा, तुमने मुझे पूरी तरह बिगाड़ दिया है मुयुन। जब हम पहली बार मिले थे तब तो ऐसे नहीं थे। बाय मुयुन मुस्कुराया। उस समय मैं आपको पसंद करता था, लेकिन तब तक सफल नहीं हुआ था। अब सफल हो गया हूँ तो अब मैं जैसा चाहूँ वैसा रहूंगा। मैंने आंखें घुमा ली। थोड़ी देर बाद बीच एक्टिविटीज शुरू हुई। सबको पेपर कप से पानी भरकर सामने वाले कंटेनर तक पहुंचाना था। मैंने बाय मुयुन को पार्टनर चुना क्योंकि उसने पैंट्स पहनी हुई थी और उसे पीठ पर उठाना आसान था। विसल बजते ही गेम शुरू हो गया। बाय मुयुन कप में पानी भरता और मैं उसे उठाकर दौड़ता, लेकिन शुरुआत में सारा पानी मेरे चेहरे पर ही गिरता रहा। मुयुन, थोड़ा स्टेडी रखो। सारा पानी मेरे चेहरे पर डाल दिया। बाय मुयुन भी नाराज हो गया। तुम भी तो ठीक से नहीं दौड़ रहे। कुछ देर बाद उसने टेक्निक सीख ली। आखिरकार गेम खत्म हुआ। रिजल्ट आया, फर्स्ट प्लेस चुनबुमो और वांगमेंग, सेकंड प्लेस मुजिए और बैमुयुन। मैंने वांगमेंग को देखकर कहा, भाई मुझे लगा था तुम अपने गले पर किसी को उठाकर दौड़ रहे हो। चुनबुमो हंस पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? गेम खत्म होने के बाद सबके बीच माहौल काफी अच्छा हो गया। दोपहर में होटल का ग्रुप मील मिला, लेकिन खाना बहुत साधारण था। मैंने पूरी टेबल खत्म कर दी, फिर भी भूख लगी रही। लेकिन बाय मुयुन और लू रुयान मुश्किल से खा पा रहे थे। राइस ठंडा था, सब्जियां भी अच्छी नहीं थी और श्रिम्प इतने छोटे थे कि मुश्किल से दिखाई देते थे। बाय मुयुन फिर से नखरे करने लगा। ब्रदर मू, मुझे ये नहीं खाना। लू रुयन भी बेचारगी से मेरी तरफ देखने लगी। मैं हंस पड़ा। जब वापस जाएंगे तो तुम्हें दोनों को मिशेलिन रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। अभी अगले 2 दिन किसी तरह काम चला लो। मैं सबको ये खाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। मुझे पता था कि वे खाने को लेकर नखरे कर रहे थे। बचपन से ही मैं कभी इतना पिकी नहीं रहा था, इसलिए जो भी खाने लायक मिलता था खा लेता था। आखिर में मेरे पास समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने एक और फ्राइड चिकन और पोर्क रिब्स मंगवा दिए। इससे सबकी शिकायतें बंद हो गईं। दोपहर में हम होटल के बड़े बिस्तर पर पहुंचे। हम डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। बायुन और लू रुअन पहले ही सो चुके थे। मैंने फोन निकाला और गेम खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर खेलने के बाद मैं भी सो गया। जब मेरी आंख खुली तो दोपहर के 2 बज चुके थे। लू रुअन और बुयुन बालकनी में बैठे हुए थे। पता नहीं वे किस बारे में बात कर रहे थे। लू रुअन ने मुझे उठते देखा और मेरे पास आ गई। बाद में मूवी ऑर्गेनाइज की जाएगी। ग्रुप में कई वीडियोस भेजे गए हैं, जाकर वोट कर देना। टीचर लू की खूबसूरत फिगर को देखते हुए मैंने कहा, मुझे वोट की परवाह नहीं है। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं तो यही सब कुछ देख सकता हूँ, थोड़ी देर और मेरे साथ रहो। ये कहकर मैंने लू रुअन को गले लगाया और आराम करने की तैयारी की, लेकिन वह पहले ही उठ चुकी थी और दोनों लड़कियां बिस्तर से कूदकर बाहर निकल गईं। मैंने सोचा कि ये लड़के जरूर हॉरर मूवी का फायदा उठाकर लड़कियों को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करेंगे। लू रुअन ने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली। सिनेमा होटल की दूसरी मंजिल पर था। कमरे की रोशनी बहुत मंद थी। मुझे पीछे वाली सोफा सीट पर बैठना पड़ा। लू रुअन और बायुन भी वहीं थी, इसलिए मैं सिर्फ सहमत हो सका। बायुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर मू, बाद में मैं डर जाऊंगी और तुम्हें मेरा फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। अगर नहीं तो मैं खुद तुम्हारी बाहों में घुस जाऊंगी। क्या तुम मेरी रक्षा करोगे? इस समय बुयुन मेरे सीने से लगी हुई थी। वह सचमुच एक डरी हुई छोटी चिड़िया जैसी लग रही थी। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद भी डरा हुआ था। जब भी मैं हॉरर मूवी देखता हूँ हमेशा हंगामा मचा देता हूँ। अभी तो फिल्म शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे दिमाग में पहले से ही तरह तरह के डरावने सीन घूम रहे थे, जैसे कोई बिस्तर के नीचे घुटनों के बल बैठा हो और कुछ छिपा रहा हो। मूवी शुरू होने से पहले ही मेरे हाथ कांपने लगे थे। लू रुअन ने मेरी तरफ देखा। मेरा हाथ पकड़ लो, क्या तुम डर रहे हो? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं क्यों डरूंगा? फिर मजबूरी में शांत दिखने की कोशिश करते हुए बोला, ये सब नकली होता है। ये कहकर मैंने खुद को और भी बहादुर दिखाने की कोशिश की। तभी लू रुअन ने अपना कोट उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कोट ले लिया। दूसरी तरफ बुयुन पहले से ही मेरी बाहों में डरने का नाटक कर रही थी। डरो मत, डरो मत, वह धीरे धीरे बोल रही थी। कुछ देर बाद लगभग सभी लोग आ चुके थे। रिमोट कंट्रोल पर उंगली रखते हुए
हुए किसी ने मूवी चला दी। फिल्म आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। लू रुअन बिना किसी एक्सप्रेशन के स्क्रीन को देख रही थी। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, लेकिन बुयुन अब भी डरी हुई होने का नाटक कर रही थी। मूवी को लगभग 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। आखिरकार पहला बड़ा स्केरी सीन आया। होली मैं अब और सहन नहीं कर पाया। मैंने तुरंत लू रुअन का कोट अपने सिर पर डाल लिया और सीधे उसकी बाहों में घुस गया। लू रुअन ने कोट के नीचे सिर्फ एक सिंपल कमिसोल पहना हुआ था। मेरी इस अचानक हरकत से उसका चेहरा गर्म हो गया। तभी बायुन खड़ी हो गई और मुझे देखकर बोली, मैं भी डरी हुई हूँ, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? मैंने कपड़ों के अंदर खुद को छिपाते हुए कहा, अपने लिए खुद दुआ करो। मेरा सिर लू रुअन के सीने के पास था और मैं लगभग पूरा कपड़ों में छिपा हुआ था। लू रुअन अब समझ चुकी थी कि मैं सच में डरा हुआ हूँ। उसी समय सिस्टर ली लॉबी में इस इवेंट के लिए कुछ प्रमोशनल फोटोज लेने के बारे में सोच रही थी। जब उसकी नजर आखिरी रो पर बैठी लू रुअन पर पड़ी तो वह रुक गई। उसने जो देखा उसे देखकर वह चौंक गई। इतने सारे लोगों के बीच उसे लगा कि हम दोनों कुछ गलत कर रहे हैं। वह चुपचाप हमारी तरफ चली आई और धीरे से लू रुअन के कंधे पर हाथ रखा। लू रुअन ने मुड़कर पूछा, सिस्टर ली क्या हुआ? सिस्टर ली ने उसे आंख मारी, लेकिन लू रुअन कुछ समझ नहीं पाई। आखिर में सिस्टर ली ने फुसफुसा कर कहा, लू रुअन मुझे पता है तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन ये पब्लिक प्लेस है, थोड़ा इमेज का भी ध्यान रखो। लू रुअन कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसे समझ आया कि सिस्टर ली क्या सोच रही है। आप गलत समझ रही हैं। ये मेरी बाहों में इसलिए छिपा हुआ है क्योंकि इसे डर लग रहा है। अगर विश्वास नहीं है तो खुद देख लीजिए। ये कहकर उसने मेरे ऊपर डला हुआ कोट हटा दिया। उस समय मेरी आंखें कसकर बंद थीं। मेरी उंगलियां और यहाँ तक कि कान भी डर के कारण कांप रहे थे। सिस्टर ली तुरंत समझ गई कि उसने गलत फहमी कर ली थी। ओह माफ करना, उम्र बढ़ रही है, आंखें भी पहले जैसी नहीं रही। उसने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। सिस्टर ली ने माफी तो मांग ली, लेकिन उसने सुना कि मैं अब भी बड़बड़ा रहा था। ये देखकर उसने अपनी भौहें उठा ली। दूसरों की गलतफहमी से बचने के लिए लू रुअन ने मुझे थोड़ा दूर धकेल दिया, लेकिन मैंने सिर झुका लिया और स्क्रीन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। तभी बुयुन ने चुपके से मुझे थपथपाया। उसने अपनी बाहें फैलाई और नरम नजरों से मेरी तरफ देखा। मेरी बाहों में आ जाओ, जल्दी जल्दी। हाल के दिनों में बुयुन पहले से काफी खुली हुई लग रही थी। सर्टिफिकेट मिलने के बाद से वह हर मौके पर मेरे करीब आने की कोशिश करती थी। उधर लू रुअन ने वी चैट पर बुयुन को मैसेज भेजकर अभी हुई गलतफहमी के बारे में बता दिया। मैसेज पढ़ने के बाद बुयुन ने मेरी तरफ देखा। फिर उसने मुझे जो अभी अभी उसकी बाहों में जाने वाला था वापस धक्का दे दिया। मैं पूरी तरह उलझ गया। मेरे पास चुपचाप वहीं बैठे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद बुयुन को मूवी बोरिंग लगने लगी। वह चुपके से उठी, दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। जैसे ही वह बाहर आई, उसने मुझे कॉरिडोर में मोबाइल फोन ले खड़ा देखा। मैंने उसे देखते ही पकड़ लिया और कहा, ओह तो तुम्हें लोगों की परवाह करना भी आता है? क्या तुम खास तौर पर मेरे लिए बाहर आई हो? बुयुन ने 2 बार सिर हिलाया, फिर जोर से सूंघने की आवाज निकाली। वह बहुत प्यारी लग रही थी। असल में उसे लोलिटा स्टाइल पसंद नहीं था, लेकिन उसकी शक्ल किसी प्यारी बड़ी बहन जैसी लगती थी, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। हम दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। आखिरकार मूवी खत्म हो गई। सबसे पहले लू रुअन पीछे वाले दरवाजे से बाहर आई। जब उसने हमें हंसते बातें करते देखा तो उसके मन में हल्की संतुष्टि हुई, लेकिन उसने दिखावे के अंदाज में कहा, ब्रदर मू तुम दोनों तो बहुत मजे कर रहे थे, मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं तुरंत बोला, सॉरी सॉरी। गुस्सा मत हो टीचर रुअन। मैं खड़ा हुआ, उसकी ठुड्डी पकड़कर हल्के से काटने जैसा इशारा किया। लू रुअन ने तुरंत मुझे दूर धकेल दिया और 2 बार मुक्का मारा। बैड गाय, मुझे लगता है तुम्हें लड़कियों के साथ रहना ही नहीं आता। फिर उसे कुछ याद आया और उसने चिन बोम्बो की तरफ मुड़कर कहा, अभी वाली मूवी इतनी डरावनी थी, तुमने मुझे प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तुम बुरे हो, बहुत बुरे हो। ये कहकर उसने चिन बोम्बो के सीने पर 2 मुक्के मारे। उसकी नकल करते हुए बुयुन भी आगे बढ़ी और उसने भी चिन बोम्बो के सीने पर 2 मुक्के जड़ दिए, लेकिन बुयुन के ये 2 मुक्के बिल्कुल अलग थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोरदार वार कर दिया हो। चिन बोम्बो का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे लगा जैसे उसके सीने पर जबरदस्त चोट लगी हो। मैंने उन्हें हैरानी से देखा। ये तो किसी को मार ही देगी सिस्टर इन लॉ। लू रुअन के मुक्के तो सिर्फ दिखावे वाले थे, लेकिन बायुन ने सच में ताकत लगा दी थी। वोंग मंग और भी कुछ वार करना चाहती थी, लेकिन मैंने जल्दी से बीच में आकर उसे रोक लिया। चिनबोमो ने अपना सीना पकड़ लिया और गहरी सांसें लेने लगा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने किसी जानलेवा हमले से बचकर जान बचाई हो। वोंग मंग अपराधी चेहरे के साथ बोली, सॉरी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तभी बायुन आगे बढ़ी और वोंग मंग का हाथ पकड़ लिया। बहन मेरे साथ रहो,
उसी समय लू रुअन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो कमरे में, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी, लेकिन जब मैंने वह मुस्कान देखी तो मुझे गलतफहमी हो गई। मुझे लगा टीचर लू मुझसे कोई बहुत खास बात करने वाली है। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, मैंने तुरंत अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैंने उत्साहित होकर कहा, टीचर शाम को मीटिंग भी है, इसलिए जल्दी फैसला कर लेते हैं। लू रुअन ने मुझे दीवार की तरफ धकेल दिया, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, तो तुम्हारे दिल में मेरी जगह मुयुन से भी नीचे है? क्या मैं सिर्फ तुम्हारी टीचर हूँ? मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं। लू रुअन की उंगलियां धीरे धीरे मेरे सीने पर फिसल गईं। फिर वह मेरे कान के पास आई और बहुत धीमी आवाज में बोली, तो फिर आंखें बंद करो और बिल्कुल मत हिलना। मैंने उत्साह से पागलों की तरह सिर हिलाया। फिर लू रुअन धीरे धीरे नीचे झुकने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं इतना एक्साइटेड था कि तुरंत आंखें बंद कर ली। मेरे शरीर में जैसे गर्मी दौड़ गई, लेकिन मुझे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि मेरी पैंट आधी नीचे खींची गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 10 सेकंड से भी ज्यादा समय बीत गया। मैंने धीरे से आवाज लगाई, रुअन। कोई जवाब नहीं। फिर मैंने दोबारा पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी और बाहर से लू रुआन की आवाज आई, आराम से कमरे में खेलते रहना। जब मैंने आंखें खोली, धत्त, मुझे बेवकूफ बना दिया गया। तब मुझे समझ आया कि लू रुअन अब भी पहले वाली बात को लेकर नाराज थी। रुआन रुको! मैं तुरंत उसके पीछे भागने लगा, लेकिन जैसे ही एक कदम बढ़ाया, मेरे पैरों के नीचे कुछ अटक गया। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं सीधे जमीन पर गिर पड़ा। नीचे देखा तो पता चला लू रुआन ने मेरे दोनों जूतों के फीते आपस में बांध दिए थे और गांठ भी अच्छी तरह कस दी थी। मैं जमीन पर बैठकर जल्दी जल्दी फीते खोलने लगा। जब तक मैं बाहर पहुंचा, लू रुआन और बायुन पहले से ही समुद्र किनारे लगे बारबेक्यू स्टॉल पर बैठी हंस बोल रही थी। मुझे देर से आता देखकर लू रुअन ने जानबूझकर आवाज लगाई, ब्रोदर मुंह, घर में बहुत मजा आया। फिर मुस्कुराकर बोली, ब्रोदर मुंह, नीचे आने में इतनी देर क्यों लग गई? बायुन को समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। मैंने गहरी सांस ली, एक छोटी कुर्सी खींची और चुपचाप बैठ गया। बारबेक्यू स्टॉल की मेज बड़ी नहीं थी, 5 लोगों के बैठने जितनी ही जगह थी। थोड़ी देर बाद मालिक ग्रिल और आधे पके हुए मीट स्केवर्स लेकर आया। लू रुअन समझ गई कि मैं सच में नाराज हूँ। वह धीरे से अपनी कोहनी मेरे हाथ से टकराते हुए बोली, ठीक है ब्रदर मुंह, मैं बस तुम्हें छेड़ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। लू रुअन ने देखा कि बाकी सभी लोग स्क्यूवर्स पकाने में व्यस्त हैं, इसलिए वह थोड़ा झुककर मेरे कान के पास फुसफुसाई, टीचर आज रात तुम्हारी भरपाई कर देगी, सच में गुस्सा मत हो। उसी समय बारबेक्यू रेस्टोरेंट का वेटर एक बड़ा ग्लास लेकर आया। उसने पूछा, बॉस कुछ बियर लेंगे? चुनबोमो ने हाथ हिलाया, ले आओ। फिर उसने मेरी तरफ देखा, ब्रदर मुंह तुम पियोगे? मैंने जवाब दिया, हाँ। लेकिन तभी लू रुअन ने मेरा ग्लास पकड़ लिया। ब्रदर मुंह तुम अभी भी स्टूडेंट हो, अभी मत पियो। ये सुनकर चुनबोमो हंस पड़ा, रुआन तुम सब कॉलेज स्टूडेंट्स हो, 20 साल की उम्र में थोड़ा अल्कोहल पीना नॉर्मल है। तुम बिल्कुल टीचर की तरह बिहेव करती हो, पति पत्नी पर इतना सख्त मत बनो। ये सुनकर लू रुआन थोड़ा असहज हो गई, उसका हाथ ढीला पड़ गया। असल में वह कहना चाहती थी कि वह सचमुच मेरी टीचर थी। फिर चुनबोमो ने मेरे लिए बियर भर दी। कुछ ड्रिंक्स के बाद माहौल फिर से सामान्य हो गया। 3 ग्लास पीने के बाद सभी लोग वापस होटल लौट आए और ये रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जब हम कमरे में वापस पहुंचे, बुयुन और लू रुअन बिस्तर पर लेटी हुई टीवी देख रही थी। वह एक कॉमेडी मूवी थी और दोनों लगातार हंस रही थी। मैंने लू रुअन को याद दिलाया, रुअन आज तुमने जो कहा था उसे कब पूरा करोगी? लू रुअन का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने जवाब दिया, मूवी खत्म होने के बाद। बुयुन ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा वादा? कुछ नहीं, लू रुअन ने तुरंत कहा, तुम जल्दी सो जाओ। लेकिन उसकी इस प्रतिक्रिया से बुयुन और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई। क्या है, मुझे भी बताओ। वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मैं शरारती मुस्कान के साथ बोला, ठीक है मैं बता देता हूँ। काफी समय से साथ रहते रहते मैंने बहुत कुछ सीख लिया था। एड्रेनलिन के असर के कारण मुझे खुद भी नींद नहीं आ रही थी। मैं कपड़े पहनकर बाहर जाने ही वाला था कि बुयुन को अपने गले में थोड़ी असुविधा महसूस हुई। वह कुछ देर से इसे सहन कर रही थी। लड़कियों में से एक बाथरूम में चली गई और टीथ ब्रश करने लगी। उधर मैंने एक बात कही और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। होटल के कॉरिडोर में कई लड़के पब्लिक टेरेस पर बैठे थे। कुछ स्मोकिंग कर रहे थे और कुछ अपने मोबाइल फोन में व्यस्त थे। उनमें से कई लोग सिर्फ 1 हफ्ते पहले मिले थे, लेकिन शादी के कारण अब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वहीं मेरी मुलाकात फिर चिन बोमो से हुई। वह भी अपने कमरे के बाहर खड़ा था। मैंने पूछा, ब्रदर चिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सोने नहीं गए? चिन बोमो ने बेबस होकर कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, बस दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सुन रहा हूँ। मैं उसके कमरे के दरवाजे के पास गया और ध्यान से सुना। अंदर से इतनी तेज आवाजें आ रही थीं कि पूरा माहौल गूंज रहा था। अब समझ आया कि चिन बोमो बाहर क्यों भाग आया था। हम दोनों ने अपनी जैकेट्स ठीक की
और बाकी लड़कों के साथ गेम्स खेलने बैठ गए। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। जब रात के लगभग 2 बजे सबको नींद आने लगी, तब सभी अपने अपने कमरों में लौट गए। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए। आज सोमवार था। मेरे पिता ने भी संकेत दिया कि 15 मिलियन भेज दिए गए हैं। लंच के बाद सबने अपना सामान पैक किया और वापस लौटने की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान मेरा और चिनबोमो का रिश्ता काफी बेहतर हो गया था। मुझे पता चला कि वह एक प्रोग्रामर है। मैंने उससे प्रोग्रामिंग से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे। 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम शहर पहुंच गए। जब हम पहुंचे तो शाम के 5 बज चुके थे। मैंने कहा, आज रात अच्छा खाना खाएंगे और पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पर भी घूमेंगे। बुयुन ने तुरंत शोर मचाते हुए कहा, कोई समस्या नहीं। मैं सूटकेस और बैग्स उठाकर दोनों लड़कियों के पीछे पीछे चलने लगा, बिल्कुल एक छोटे फॉलोअर की तरह। उन्हें देखकर लगता था कि पिछले कुछ दिनों में तीनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। दिन में मैं उनकी बात मानता था और रात में वे मेरी बात मानती थी। इन 2-3 दिनों के दौरान अचानक मुझे लिन म्यो की याद आने लगी, पता नहीं क्यों। उस खुशमिजाज बड़ी बहन जैसी लड़की की छवि बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। शॉपिंग खत्म करने के बाद हम लग्जरी अपार्टमेंट वापस लौटे। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही बुयुन खुशी खुशी बाहर भागी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अचानक रुक गई। सामने वाले अपार्टमेंट से जोरदार झगड़े की आवाज आ रही थी। मेरे घर से निकल जाओ मो, पहले मेरी बात सुनो, हम खत्म हो चुके हैं। जितना दूर जाना है चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। हम तीनों एक साथ रुक गए। आवाज साफ तौर पर लिन मोयू और किसी लड़के की लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। मैंने झगड़े की आवाज सुनी और मन ही मन सोचा कि शायद लिन मोयू के साथ कुछ गंभीर हुआ है। कुछ समय पहले तक मुझे लगता था कि उसके पास किसी रिश्ते के लिए समय ही नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि किसी और ने मुझसे पहले ही मौका पा लिया था। पता नहीं क्यों मेरे मन में हल्की सी निराशा हुई। मैंने अनजाने में एक लंबी सांस छोड़ी। लू रुअन ने तुरंत मेरी तरफ देखा। क्या अफसोस है? मैंने जल्दी से बात संभाली। अफसोस ये है कि पिछले 3 दिनों में बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई। नेशनल डे पर वापस आकर मुझे सबकी भरपाई करनी पड़ेगी। फिर मैंने हंसते हुए कहा, टीचर लू, तब आपको मुझे एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग देनी होगी। लू रुअन ने सिर हिलाया। ठीक है। इसके बाद हम तीनों घर के अंदर आ गए। अपार्टमेंट की साउंड इंसुलेशन काफी अच्छी थी। दरवाजा बंद होते ही बाहर की लड़ाई की आवाज लगभग सुनाई देना बंद हो गई, लेकिन लू रुअन अभी भी चिंतित थी। उसे डर था कि लिन मोन्यू कहीं भावनात्मक रूप से टूट न जाए या कोई गलत कदम न उठा ले। उसने कहा, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? शायद उसे किसी की जरूरत हो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर सोचने लगा। ये दोनों के बीच का मामला है। अगर हम बीच में गए तो शायद स्थिति और खराब हो जाए। लू रुअन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर बोली, अजीब बात है, मैंने कभी लिन मोयू के घर किसी लड़के को आते जाते नहीं देखा। बोयुन भी सोच में पड़ गई। सही कह रही हो, पिछली बार जब मैं उससे मिली थी उसने कहा था कि वह अकेली रहती है। उनकी बातें सुनकर मैं भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया। आखिरकार हम तीनों ने जाकर देखने का फैसला किया। लू रुअन धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ी और सामने वाले अपार्टमेंट की ओर देखने लगी। अंदर से चीजें टूटने फूटने की आवाज लगातार आ रही थी। स्थिति पहले से भी ज्यादा गंभीर लग रही थी। मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। लिन म्यो कहीं सच में कोई मूर्खतापूर्ण कदम न उठा ले। तभी अचानक सामने वाले अपार्टमेंट का दरवाजा खुल गया। एक लड़का गुस्से भरे चेहरे के साथ बाहर निकला, लेकिन जाते जाते वह पीछे मुड़ा और बोला, मोयू, एक बार फिर सोच लो, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। जब वह लिफ्ट की तरफ बढ़ा, उसकी नजर लू रुअन और बायुन पर पड़ी। उसका मूड पहले से खराब था, इसलिए वह और चिढ़ गया। क्या देख रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से, वह गाली देते हुए आगे बढ़ा। लेकिन तभी मैं पीछे से बाहर निकल आया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम किससे बात कर रहे हो? वह एक पल के लिए चौंक गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि सामने वाले अपार्टमेंट में कोई लड़का भी रहता है। मैंने उसे कुछ समझाने का मौका नहीं दिया, सीधे उसके सीने पर एक लात मार दी। धड़ाम, वह पीछे की तरफ गिर पड़ा। लू रुअन और बायुन दोनों हैरान रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं बिना कुछ कहे सीधे हमला कर दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कारण पूछने की जरूरत नहीं है। अगर अगली बार दोबारा यहाँ आकर हंगामा किया तो सिर्फ झगड़ा नहीं होगा। उसी समय लिन मोयू भी अपार्टमेंट से बाहर आ गई। उसने अपने जमीन पर गिरे हुए एक्स बॉयफ्रेंड को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी नहीं थी। उल्टा वह हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर उसने लू रुअन की तरफ देखा और बोली, रुआन, आज रात मेरे साथ डिनर करने चलोगी? और म्यो भी आ सकती है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन साफ दिख रहा था कि वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। लू रुअन के लिए मना करना मुश्किल था। मैंने अपनी तरफ इशारा किया और लिन मोयू ने मेरी तरफ आंखें घुमाई। फिर बोली, तुम भी आ जाना। उसी समय उसने उस लड़के की तरफ देखा। उसके हाथ में एक लाल प्लास्टिक बैग था। वैसे
माँ डोंग हुआ, तुम अपनी चीज भूल गए थे। उसने बैग उसकी तरफ फेंक दिया। अंदर लगभग 2 लाख थे। लिन म्यो ने शांत आवाज में कहा, जो यहाँ नहीं रहता वह तुरंत यहाँ से चला जाए। माँ डोंग हुआ ने बैग उठाया, फिर बोला, तुमने एक अच्छा मौका खो दिया है। लेकिन आखिर में वह मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। लिन म्यो का चेहरा अब भी मुस्कुराता हुआ लग रहा था, लेकिन हम सब समझ सकते थे कि उसके दिल में दर्द जरूर था। लिन मोयू सचमुच अपनी बात की पक्की निकली। उसने कहा था कि वह हमें अच्छी दावत देगी और उसने वही किया। अपार्टमेंट के बाहर एक रेस्टोरेंट में पहुंचते ही उसने 2 बॉटल्स रेड वाइन मंगवा ली। फिर उसने बड़े उत्साह से लू रुअन और बुयुन के लिए वाइन डालनी शुरू कर दी। मैंने भी अपना ग्लास आगे बढ़ाया और मेरा, लेकिन लिन मोयू ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने सीधा कहा, तुम पानी पियो। फिर उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कहकर उसने अपना ग्लास उठाया। मेरी सिंगल लाइफ के नाम उसने मुस्कुराने की कोशिश की और एक ही घूंट में पूरा वाइन पी गई। उसकी यह बात सुनकर लू रुअन और बुयुन दोनों असहज हो गईं। दोनों के चेहरे पर मजबूर मुस्कान थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाहिए। लिन मोयू ने दूसरा ग्लास भी भर लिया, फिर बोली, और मेरे आने वाले रेजिग्नेशन के नाम। कुछ सेकंड बाद वह खुद ही हंस पड़ी। ओह नहीं, असल में मुझे निकाला नहीं गया है। ये कहकर उसने फिर से ग्लास खाली कर दिया। इस बार लू रुअन और बुयुन ने वाइन नहीं पी। वे सिर्फ उसे चुपचाप देखती रहीं। लू रुअन कई बार पूछना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन लिन मोयू खुद कुछ बताना नहीं चाह रही थी, इसलिए उसने सवाल नहीं किया। बुयुन उतनी संयमी नहीं थी। उसने सीधे पूछ लिया, सिस्टर लिन, क्या हुआ? आपका ब्रेकअप क्यों हुआ? मैंने देखा कि उसने तुम्हें पैसे वापस कर दिए हैं, तुम क्यों नहीं? लिन मोयू ने एक और ड्रिंक लिया और लू रुअन से कहा, ब्रदर मो, अगर कोई तुम्हें 2 लाख दे तो क्या तुम किसी दूसरे बूढ़े आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाओगी? ये कहने के बाद उसने फिर से ग्लास से वाइन की एक एसआई पी ली। क्या बकवास है, मैंने अचानक कहा, ऐसे आदमी भी होते हैं। लिन मोयू ने एक और ग्लास मांगा। लू रुअन ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रोक नहीं पाई। इस बार लिन मोयू थोड़ा शांत हुई और आगे बोली, हमारी कंपनी को हाल ही में इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है। ये कंपनी की लाइफ एंड डेथ से जुड़ा मामला है। लेकिन कंपनी की लाइफ एंड डेथ से मेरा क्या लेना देना, मैं तो बस सैलरी लेती हूँ। मैंने पूछा कि नेगोशिएशन के लिए मुझे ही क्यों भेजा जा रहा है? वो हंसी। फिर पता चला कि इन्वेस्टर का बॉस मुझ में इंटरेस्टेड है और मुझे ही दोष दिया गया। कौन कहता था कि तुम्हारी बड़ी बहन इतनी फेयर स्किन और इतनी सुंदर लेग्स लेकर पैदा हो? मैं समझ सकता था कि लिन मोयू की इनकम कम नहीं होगी। कम से कम वह इस अपार्टमेंट में रेंट पर रह रही थी। उसकी सैलरी निश्चित रूप से अच्छी थी। मैंने कहा, सिस्टर लिन, फिर इतनी चिंता क्यों? सबसे बुरा क्या होगा? जॉब छोड़ दो और दूसरी ढूंढ लो। लिन म्यो ने सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ्स कर रही हैं। वह कुछ देर सोचकर बोली, अगर सच में कुछ नहीं हुआ तो मैं कहीं और ट्राई करूंगी, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो किसी अच्छे आदमी से शादी कर लूंगी। वाइन टेबल पर अचानक सन्नाटा छा गया। लू रुअन और बाई मोयू दोनों सोच रही थी, लेकिन वे इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती थी। तब मैंने पूछा, वैसे सिस्टर, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना शेमलेस क्यों है? लिन मोयू कड़वी मुस्कान के साथ बोली, जब मैच मेकिंग हुई थी तब माउंग हुआ बहुत अच्छा इंसान लगता था। मैं लगभग 1 महीने तक उससे बात करती रही। फिर इन्वेस्टर ने उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाने का वादा किया, लेकिन उसकी कीमत यह थी कि मैं किसी की थर्ड पार्टी बन जाऊं। बाद में मुझे 1 मिलियन देने और सुपरवाइजर बनाने का भी प्रॉमिस किया गया। ऐसी चीजें असल में बहुत होती हैं। अगर कोई साधारण लड़की होती तो इन्वेस्टर आसानी से फायदा उठा लेता, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें लिन मोयू मिल गई। मेरी पर्सनालिटी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। कई बड़ी कंपनीज के इन्वेस्टर सर्कल्स से कनेक्शन होते हैं। अगर वे एक शब्द भी बोल दें तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में काम ही ना कर पाऊं। ये कहते हुए लिन मोयू ने आखिरकार अपनी सबसे बड़ी चिंता बता दी। डिनर के बाद चारों लोग बाहर निकले। 3 लड़कियां सड़क पर बातें कर रही थीं और मैं एक तरफ चुपचाप बैठकर उन्हें देख रहा था। लिन मोयू की उम्र 25 साल थी, यानी वह मुझसे 4 साल बड़ी थी। मैं ये भी जानता था कि वह मुझे सिर्फ एक छोटे भाई की तरह देखती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मेरे मन में एक बात साफ थी, लिन मोयू जैसी औरत को सिर्फ पैसे फेंक कर इम्प्रेस नहीं किया जा सकता था। ज्यादा देर नहीं लगी और चारों लोग वापस अपार्टमेंट लौट आए। अगले दिन मैं आराम से बैठा हुआ था। जैंग मिंग मेरे नए नोटबुक को ईर्ष्या से देख रहा था। ब्रोदर मू, तुमने गेम्स खेलने के लिए इतना स्मूथ नोटबुक कब खरीदा? मैंने कहा, मैं इसे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जैंग मिंग ने तुरंत कहा, तुम ये बात किसी और को बताना। मैं हंस पड़ा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं रिच 2nd जनरेशन हूँ। नहीं, अब तो रिच 3rd जनरेशन हूँ। ब्रदर, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें भी ऊपर ले जाऊंगा। मुझे भाई बुलाओ, अभी इसी जैसा एक वर्जन खरीद दूंगा। जांग मिंगवान ने मेरी तरफ देखा। बकवास बंद करो, तुम बस मेरा फायदा उठाना चाहते हो। उसी समय लू रुअन क्लासरूम में दाखिल हुई। अंदर आते ही उसने हमें झगड़ते देख लिया। तुरंत उसकी टीचर वाली पर्सनालिटी वापस आ गई। तुम दोनों चुप रहो। आज का दिन मुख्य रूप से सेल्फ स्टडी का था। क्लास मॉनिटर डिसिप्लिन संभाल रहा था। कुछ देर बाद लू रुअन चली गई। बाई मोयू भी काफी खुश थी। तभी उसके बगल में बैठे ब्रदर चूनियन ने उसे हल्का सा
धक्का दिया। चोयुन, तुम्हारा ब्रदर मू के साथ रिलेशनशिप कैसा है? वह कैसा इंसान है? क्या वह रिच है? उसे किस तरह की लड़की पसंद है? स्पष्ट था कि चुन तंटियन भी मुझ में इंटरेस्ट लेने लगी थी। उसके चेहरे पर लगभग लिखा हुआ था, लेकिन बाय म्यो बिल्कुल शांत रही। चुन तांटियन कुछ देर तक बात करने की कोशिश करती रही, फिर अचानक बोली, देखो, इंटरनेट पर खबर आई है कि येनोन के एक ऑफिस बिल्डिंग के 3rd डिस्ट्रिक्ट में आज एक मिस्ट्रेस हंगामा कर रही है। तुम्हें नहीं लगता ये मजेदार है? लोग मिस्ट्रेस क्यों बनते हैं? लेकिन ब्रदर मू जैसे आदमी के लिए तो कई वाइफ्स होना भी ज्यादा नहीं है। बाय म्यो की नजर तुरंत फोन पर गई। उसने स्क्रीन झूम की। जैसे ही तस्वीर साफ हुई, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह तुरंत पहचान गई। ऑफिस बिल्डिंग के सामने कई प्रॉपर्टी सिक्योरिटी गार्ड्स लिन मोयू के बैनर्स फाड़ रहे थे। इन्हें मत फाड़ो! लिन मोयू उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने बहुत सारे लोग थे। कुछ ही सेकंड्स में सारे बैनर्स फाड़कर जमीन पर फेंक दिए गए। उस पल लिन म्यो को सच्चा अकेलापन महसूस हुआ। वह लोनलीनेस जो इंसान को तब महसूस होती है जब उसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत हो और कोई उसके साथ न हो। उसने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा, लेकिन वह उन्हें फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसे लगा कि शायद वे भी उसे देखकर हंसेंगे। उसके दिमाग में अनगिनत चेहरे आए। फिर उसने मेरे बारे में सोचा, ब्रदर मू, लेकिन अगले ही पल उसने सिर हिला दिया। नामुमकिन, हम एक दूसरे को जानते ही कितना समय हुआ है। उसी समय मुझे लू रुअन और बाई मोयू के मैसेजेस मिले। लू रुअन ने लिखा, जाओ और लिन मोयू को वापस लेकर आओ, मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगी। बाई मोयू का मैसेज था, सिस्टर लिन के साथ कुछ हुआ है, जल्दी जाकर उसकी मदद करो। जैसे ही मैंने मैसेज में छुट्टी वाला शब्द देखा, मैंने तुरंत रिप्लाई किया, मुझ पर छोड़ दो। स्कूल के सामने वाले शॉपिंग मॉल में मेरी पगानी खड़ी थी। मैं सीधा उसमें बैठा और लिन म्यो की लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। उधर लिन म्यो अब और सहन नहीं कर पा रही थी। जो लड़की हमेशा मजबूत और बेफिक्र दिखती थी, वह आखिरकार रो पड़ी। वू गुआंग हाय आगे बढ़ा और बोला, लिन मोयू, इतनी जिद क्यों? अगर कोई समस्या है तो बैठकर बात कर सकते हैं, कंडीशंस पर बात कर लेते हैं। गुआंगहाई टेक्नोलॉजी का बॉस वू गुआंग हाय धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर वेई को तुम पसंद हो जाना तुम्हारी किस्मत है। उनके साथ रहोगी तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बिस्तर पर लेटी रहो और पैसे कमाओ। सोचो कितना अच्छा है। उसकी आवाज बहुत नरम थी। अगर कोई सिर्फ टोन सुनता और बातों का मतलब नहीं सुनता तो लगता जैसे वह सच में लिन म्यो की चिंता कर रहा हो। लिन म्यो गुस्से से बोली, क्या तुम बीमार हो? वू गुआंग हाय कुछ और बोलता, उससे पहले चटाक लिन मोयू ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वू गुआंग हाय का चेहरा तुरंत बदल गया। मैं तुम्हें इज्जत दे रहा था, वह गरज उठा। फिर उसने जेब से एक मोटी गड्डी निकाली और सीधे लिन मोयू के चेहरे पर फेंक दी। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? लो मैं देता हूँ। बैंक नोट्स उसके शरीर और चेहरे से टकराकर जमीन पर बिखर गए। लिन मोयू तुरंत समझ गई कि सामने वाला क्या कर रहा था। वह जानबूझकर उस पर गंदा आरोप लगा रहा था ताकि सबको लगे कि वह सिर्फ पैसे के लिए यहाँ आई है और उस पर मिस्ट्रेस होने का दाग लग जाए। भीड़ में से कोई बोला, लड़की इतनी परेशानी क्यों? उसे कहो तुम्हें भी शादी में शामिल कर ले। छिपकर रहने का क्या फायदा? लिन मोयू घबरा कर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ। लेकिन आसपास खड़े लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उसी समय धड़ाम एक जोरदार आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा। एक काली पगानी तेजी से भीड़ के बीच आकर रुकी। कार डोर खुला। मैं बाहर निकला, सीधे लिन मोयू के सामने पहुंचा, उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। लिन मोयू पूरी तरह चौंक गई। तुम यहाँ क्यों आए? उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुश्किल समय में उसे लेने आने वाला इंसान मैं होऊंगा, और वह भी ऐसी लग्जरी कार में। मैं उसका हाथ खींचते हुए बोला, जल्दी चलो, आधे घंटे में गिल्ड वॉर शुरू होने वाली है। लिन म्यो ने साफ नहीं सुना। क्या? वह झुककर सुनने लगी। फिर अचानक उसने मेरी बांह पर काट लिया। दर्द से मैंने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। लिन मोयू बोली, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैंने जमीन पर बिखरे पैसे देखे। ये सब क्या है? लिन म्यो ने तुरंत पूरी घटना मुझे बता दी। कैसे लोगों ने उसे मिस्ट्रेस कहा, कैसे वो गुआंग है ने जानबूझकर उसकी बदनामी की, कैसे पैसे उसके चेहरे पर फेंके गए। सब सुनने के बाद मैं चुप हो गया। फिर धीरे धीरे वू गुआंग हाय की तरफ चल पड़ा। वू गुआंग हाय 2 कदम पीछे हट गया। मेरी पगानी देखकर वह पहले ही सतर्क हो चुका था। उसे पता था कि ऐसा आदमी आम इंसान नहीं हो सकता। उसने घबरा कर पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? सिक्योरिटी कहाँ है? लेकिन जो हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मैं उसके पास पहुंचा और अचानक जोर से चिल्लाया, ब्रदर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरी भाभी और तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। मैं ही शेमलेस हूँ। मेरी वाइफ को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया, इसीलिए वह आज यहाँ हंगामा करने आ गई। मेरे पास इतना पैसा है, फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ब्रदर मुझे माफ कर दो। भीड़ एकदम शांत हो गई। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, ये आखिर हो क्या रहा है? जैसे जैसे लोग मेरी बातें सुनते गए, वू गुआंग हाय का चेहरा और काला पड़ता गया। वह गुस्से से चिल्लाया, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। मैंने उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी। फिर मुड़कर लिन मोयू के पास गया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वाइफ मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। चलो घर चलते हैं। बाहर से मैं पूरी
एक्टिंग कर रहा था। लेकिन उसी समय मैंने धीरे से उसके कान में पूछा, उसकी वाइफ का नाम क्या है? लिन म्यो कुछ पल हिचकिचाई, फिर फुसफुसा कर बोली, सन वेई वेई। अगले ही पल मैंने फिर जोर से रोना शुरू कर दिया। ब्रदर, असल में हम ट्रू लव हैं। अब तो पूरा सीन और भी कंफ्यूजिंग हो गया। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। वू गुआंग हाय गुस्से से कांप उठा। बकवास बंद करो, एक शब्द और बोला तो वह मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। मैंने फिर भी नाटक जारी रखा। चारों तरफ खड़े लोगों की तरफ देखकर मैंने दुखी चेहरा बनाया। उसी समय लिन मोयू भी मेरी एक्टिंग में शामिल हो गई। वह बोली, उसे पहले से ही वाइफ थी, उसने मुझे कभी नहीं बताया, बस यही आखिरी बार था। कुछ ही मिनटों में गुआंगहाई टेक्नोलॉजी के अंदर गॉसिप फैलना शुरू हो गया। लोग कहने लगे, लिन म्यो का बॉयफ्रेंड शादीशुदा निकला, उसने अपनी वाइफ को धोखा दिया। लिन म्यो बदला लेने कंपनी आ गई। सबसे मजेदार बात यह थी कि वू गुआंग हाय खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। लगभग 10 मिनट बाद पूरा माहौल उलट चुका था। मैं जल्दी से वापस जाना चाहता था। लिन मोयू भी समझ गई कि आज उसे कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला, इसलिए वह चुपचाप मेरे साथ कार में बैठ गई। कार चलाते समय मैं हंसते हुए बोला, मुझे लगता है मैं स्क्रीन राइटर बन सकता हूँ। राइटर, एक्टर, कुछ भी। लिन मोयू ने सनग्लासेस उतारे। अब उसका मूड पहले से थोड़ा बेहतर था। कम से कम वू गुआंग हाय को उसने आज अच्छी तरह फंसा दिया था। मैंने पूछा, अपार्टमेंट वापस चले? लिन मोयू ने सिर हिलाया। हाँ, और मैं आज आफ्टरनून क्लासेस में नहीं जाऊंगी। जब लू रुअन वापस आए तो उसे बता देना। मैंने कहा, ठीक है डॉटर इन लॉ। ये सुनते ही लिन मोयू मेरी तरफ देखने लगी। असल में मैं एक्टिंग में इतना घुस गया था कि अभी भी उसे वाइफ या डॉटर इन लॉ कह रहा था। वह मुझे टोकना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों शब्द उसके होंठों तक आकर रुक गए। कुछ देर बाद हम अपार्टमेंट पहुंच गए। मैं सीधे लिन यूयू के घर चला गया। उसने पहले मुझसे वादा किया था कि दोपहर का खाना खिलाएगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे कंपनी का कॉल आया। फोन रखने के बाद उसका चेहरा बदल गया। उसे N+3 लेबर कंपेंसेशन देकर ऑफिशियली डिसमिस कर दिया गया था। डैम! लिन यूयू गुस्से से गाली दिए बिना नहीं रह सकी। मैंने रेफ्रिजरेटर से 2 ड्रिंक्स निकाले, एक उसे दिया। लो पी लो। लिन यूयू ने ड्रिंक लिया और सोफे पर बैठ गई। पूरे रास्ते उसने मेरी लग्जरी कार के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा था, न ही उसने कोई अजीब रिएक्शन दिया। पहली बार देखकर वह जरूर शॉक्ड हुई थी, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। उसे पैसे पसंद नहीं थे, ऐसा नहीं था, लेकिन उसकी सोच उस लेवल तक पहुंच चुकी थी जहां पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं रह जाता। कुछ देर बाद उसने अचानक पूछा, ब्रदर मू, नेशनल डे पर मेरी मदद करोगे? किस चीज में? घर शिफ्ट करने में। कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने बाद खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं होम टाउन जाना चाहती हूँ। मुझे अपने पेरेंट्स की याद आ रही है। ये कहते समय उसकी आंखों में अकेलापन साफ दिखाई दे रहा था। आज जो कुछ हुआ था उसके बाद वह सच में किसी अपने पर भरोसा करना चाहती थी, और इस समय उसके सबसे करीबी लोग उसके पेरेंट्स ही थे। मैंने कहा, वैसे नेशनल डे पर मैं भी तुम्हारे होम टाउन घूमने आ सकता हूँ। सेल्फ ड्राइविंग ट्रिप करेंगे, मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा। ये सुनकर लिन मोयू अचानक खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसे खुद अपनी खुशी पर हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि सिर्फ मेरे साथ होम टाउन जाने की बात सुनकर वह इतनी खुश क्यों हो गई। मैंने पूछा, सिस्टर लिन, सब ठीक है? लिन म्यो जल्दी से संभल गई। हाँ, सब ठीक है। तुम मेरे होम टाउन आना चाहो तो वेलकम हो। फूड और अकोमोडेशन मैं अरेंज कर दूंगी। असल में वह कहना चाहती थी कि वह खुद सब संभाल लेगी, लेकिन अब उसकी जॉब जा चुकी थी। हालांकि उसे कंपेंसेशन मिला था, फिर भी लंबे समय तक उस पैसे पर निर्भर नहीं रहा जा सकता था। फिर उसने सोचा कि ब्रदर मू इतना रिच है कि उसे इन चीजों की कोई चिंता नहीं होगी। उसी समय उसे अचानक याद आया कि आज मैंने सबके सामने उसे वाइफ कहा था। ये सोचते ही उसके गाल हल्के लाल हो गए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन में कुछ बदलाव था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या सोच रही थी। दोपहर का खाना जल्दी तैयार हो गया। टेबल पर 2 सिंपल डिशेस रखी गई। दिखने में खाना साधारण था। मैंने पहले थोड़ा संदेह से देखा, लेकिन 2 कौर खाने के बाद मुझे स्वाद काफी अच्छा लगा। मैंने कहा, सिस्टर, नेशनल डे पर मैं सच में तुम्हारे होम टाउन आना चाहता हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें ड्राइव करके छोड़ सकता हूँ। लिन मोयू ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम आ सकते हो। ये कहते समय उसके दिल में अजीब सी खुशी थी। पहले वह कैपिटल छोड़ने के बारे में सोचकर उदास थी, लेकिन अब जब उसे पता चला कि मैं भी साथ जाऊंगा तो उसे उस यात्रा का इंतजार होने लगा। शाम को लू रुआन और बाई म्यो वापस आ गई। मैंने तुरंत दोनों को पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी, बिल्कुल अपनी स्टाइल में। तुम लोगों को पता भी नहीं है मैंने कितनी मुश्किल से उसे वापस लाया। वह तो सुसाइड करने वाली थी, विंडो खोलकर बिल्डिंग से कूदने जा रही थी। मैं पूरे आफ्टरनून उसके पास बैठा रहा। अगर मैं नहीं होता तो आज कोई मर ही जाता। मैं पूरी गंभीरता से झूठ बोल रहा था। असल वजह यह थी कि मैं नहीं चाहता था कि लू रुअन को पता चले कि मैं पूरा आफ्टरनून
पुरजनून गेम्स खेलता रहा था। मेरी बात खत्म होते ही मैंने गर्व से तीनों लड़कियों की तरफ देखा। लिन मोयू का चेहरा अजीब हो गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मेरी बातों में सच नाम की कोई चीज नहीं थी। हालांकि मैंने आज उसकी मदद की थी, लेकिन इतना बड़ा झूठ वह भी नहीं सोच सकती थी। लू रुअन ने शक भरी नजर से पूछा, ब्रदर मो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मुझे विश्वास नहीं होता कि सिस्टर लिन बिल्डिंग से कूदने वाली थी। उसका एटीट्यूड इतना अच्छा है, वह ऐसा क्यों करेगी? सबकी नजरें लिन मोयू पर टिक गईं। लिन मोयू कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैंने उस समय सच में ऐसा सोचा था, लेकिन बाद में ब्रदर मू ने मुझे रोक लिया। जैसे ही उसने यह कहा, उसके कान तक लाल हो गए। बाई मोयू हंस पड़ी। सिस्टर लिन, आप झूठ बोलना नहीं जानती। आपका चेहरा पूरा लाल हो गया है। बस इसके बाद पूरा मामला खुल गया। मैं तुरंत पकड़ा गया। लू रुअन ने बिना दया किए मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। रात काफी हो चुकी थी, सब लोग आराम करने की तैयारी करने लगे। लू रुअन और बाई मोयू ने फैसला किया कि वे आज रात लिन मोयू के साथ रहेंगी। वे नहीं चाहती थीं कि वह अकेली महसूस करे, और मैं अपने घर वापस चला गया। अगली सुबह मैं नींदी आंखों और रिलैक्स्ड माइंड के साथ उठा। लू रुअन और मायू ने मुझे बिल्कुल भी कॉल नहीं किया, इसलिए मैं सीधे स्कूल चला गया। लिन म्यो अभी भी मेरा लगेज पैक कर रही थी। सिस्टर प्लीज मुझे स्कूल छोड़ दो, मैं हमेशा माइंस में रहा था और अपनी आंखें नरम कर ली। क्या तुम्हारे पास कार नहीं है? मैं उसे ड्राइव नहीं करना चाहता। मैं अपने ड्रीम्स में नहीं जा पाता। मेन कोक्विटली एक्ट कर सकते हैं, लेकिन यह सच में वुमेन को हर्ट करता है। लिन मोयू ने अपना हेलमेट पहना और अपनी इकोनॉमी बिग 300 पर सवार हो गई। मैं भी उस पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वे चले, दोनों को लगा कि कुछ गलत था। तुम बहुत करीब हो, अपनी पॉकेट से फ्लैश लाइट निकालो। लिन मोयू को थोड़ा नर्वस महसूस हुआ। मेरे पास फ्लैश लाइट नहीं है, माफ करना सिस्टर लिन, लेकिन इस समय भी मैं लिन मोयू की वेस्ट को पकड़े हुए था। सिस्टर प्लीज धीरे ड्राइव करो।